नमस्कार, बात ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस कारोबारी सत्र में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, रणनीति आपकी क्या हो, किस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट बैक्ड एक्शन एंड मूव्स हैं, ये सारा लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं हम। यहाँ से आने वाला 2.5 घंटा जो है भारी एक्शन पैक रहने वाला है। ऐसे में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का जमावड़ा भी होगा, जो एक एक कर फंडामेंटल और टेक्निकल तर्ज पर बाजार की दशा दिशा के लिहाज से आपको हेल्प कर पाएंगे और साथ ही नेविगेट कर पाएंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन में कमजोरी, करीब 150 अंकों की बिकवाली यहां पर आप पाएंगे 25,486 के स्तर। एशियाई बाजार कमजोर, यूएस मार्केट्स में बीती रात बिकवाली का दबाव रहा। और हां, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिशें शुरू की हैं, भारत आने के संकेत भी दे रहे हैं। इस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी, लेकिन 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड होते दिखेंगे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इस वक्त हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल फ्रंट पर जो ट्रिगर पॉइंट्स आते हुए दिख रहे हैं, यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें, एशियाई बाजारों की अगर बात करें, बीती रात हमने देखा बिकवाली का दबाव। लगभग 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं डाउन नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्सेस में गिरावट जो है वो हावी होती हुई। ठीक भारतीय बाजार की तरह विदेशी बाजार में भी अर्निंग सीजन चल रहा है, रिजल्ट का एक्शन वहां पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई बाजार पर दबाव है, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली जारी रख रहे हैं भारतीय बाजार पर। एफआईएस की कल लगातार 5वें दिन बिकवाली के आंकड़े हमारे स्क्रीन पर आए। एफआईएस डीआईएस के एक्शन और पोजिशनिंग पर लगातार फोकस है। 3,263 करोड़ के शेयर्स एफआईएस ने बेचे। हालांकि डीआईएस लगातार 10 दिनों से खरीदारी जारी रख रहे हैं। कल के सत्र में लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स 5,284 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं डीआईएस ने। रिजल्ट बैक्ड एक्शन पर भी नजर रखे। बजाज ऑटो, हिंडाल्को के नतीजे आज हैं। लंबी लिस्ट है आज इनफैक्ट रिजल्ट्स की। आज बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ट्रेंड के नंबर्स तो है ही निफ्टी में। वहीं डिविज लैबोरेटरीज, पीएफसी, टोरेंट फार्मा, पेट्रोनेट एलएनजी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर आज फोकस रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल और ल्यूपिन के शानदार नतीजे आते हुए दिखे। फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी स्पेस पर किस तरह का एक्शन आता है और रिजल्ट बैक्ड एक्शन इन काउंटर्स पर कैसा पड़ता है नतीजों का, ये देखेंगे बाजार खुलने के साथ साथ। लेकिन ये 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करते दिखेंगे। तो चलिए विदेशी बाजार के संकेतों को डिटेल में विस्तार में आपके सामने रखेंगे जरूर, लेकिन जब क्रिकेट मैच खेला गया हो तो उसका जिक्र कैसे ना किया जाए। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर चौथा T20 मुकाबला जीता है। अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया। इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड मैच। मानसी सिर्फ सीरीज में 2-1 से आगे नहीं है। अब ये हो गया है कि देखिए यहाँ से हारेंगे नहीं। अब एक मैच तो वॉश आउट हो गया था बारिश के चलते, और 2 मैच भारत ने जीते हैं, 1 मैच बचा हुआ है। अब वो ऑस्ट्रेलिया अगर जीत ले तो सीरीज लेवल हो जाएगी, भारत जीते तो फिर 3-1 से जीतेंगे। लेकिन कल का मैच थोड़ा सुकून देने वाला रहा। देखिए कल हमने देखा कि पिच थोड़ी सी ना अनइवन बाउंस था, उस पर वो बाउंस सही नहीं आ रहा था, इसलिए जो बॉल थे उसको प्रेडिक्ट कर पाना, स्लोअर रन्स जो आ रहे थे उनको अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और उसके चलते जो भारत के रन बने थोड़े से ना वो कम बने। स्टार्ट हालांकि अच्छी दी थी अभिषेक शर्मा ने, हालांकि वो भी उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। शुभमन गिल की पारी ठीक थी, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं था, बड़ी पारी नहीं थी। तो 170 के नीचे का टारगेट दिया भारत ने। और जिस तरह के स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने की, लगा कि नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया मैच को ले जाएगी, लेकिन बीच में हमारे स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। बाद में हमने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर ने, हालांकि 8 गेंद ही उन्होंने डाली, 8 गेंद में 3 रन 3 विकेट उन्होंने, ये उनका फिगर रहा। कुल मिला जुला के एक बढ़िया मैच रहा। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की भी तारीफ करनी चाहिए। अब लास्ट मैच है, देखते हैं कौन जीता है। 3-1 से अगर भारत जीत जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले मजा आ जाए फिर तो। बिल्कुल, क्रिकेट फ्लेवर के साथ शुरुआत हमने जरूर की है एंड पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म वहां से उम्मीद यही करके चलते कि भारतीय बाजार जब आज खुलेंगे तो इसी तरह का पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म भी नजर आए। हालांकि हम देख रहे हैं 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफी उतार चढ़ाव है। इंडेक्स वाइज मूव्स जो हैं काफी वॉलेटाइल है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ढेर सारी
ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के ठीक साथ साथ खबरें भी ढेर सारी और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी एक्टिव हुए हैं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों पर गौर करते हैं। करीब 150 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में दिखा रहा 25,498 के स्तर। यूएस के मार्केट्स में कमजोरी और साथ साथ एशियाई बाजार भी शुरुआती तौर पर उतार चढ़ाव ही दिखा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, ये जो दोस्ती यारी में वापस से एक और अपडेट आता हुआ दिखा है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत के साथ संबंध जो है उन्हें बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। उनका तो यही कहना है कि पीएम मोदी एक महान व्यक्ति हैं और वो भारत का दौरा एक बार फिर करेंगे। यस, डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्टिक्स अपनाते हुए, लेकिन येट अगेन एन अपडेट। मानसी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों का ना मतलब इसको कितनी गंभीरता से लिया जाए जब तक कुछ एक्शन में तब्दील ना हो जाए। अगर ये बातें इतनी अच्छी होती तो शायद बाजार भी इसको ना पॉजिटिवली लेता, लेकिन बाजार ने इन चीज़ों को लेकर ना सिर्फ उनके बयानों पर कोई खास रिएक्शन दिया नहीं है। अब ये पुरानी ही बातें हैं कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो ट्रंप कहते रहते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और भारत यूक्रेन वॉर की फंडिंग करता है। अब उन्होंने दावा फिर से किया है कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी करना तकरीबन बंद कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वो भारत आएंगे, तो उसको आप सेंटिमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ रीड करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि है नहीं। अब देखते हैं कि उनका भारत दौरा कब होता है, कब आते हैं वो। अब वो रिपोर्टर्स ने ओवल ऑफिस में उससे पूछा, बैक टू बैक सवाल पूछे, तो उसी अंदाज में ट्रंप ने फिर जवाब भी दे दिया, मोदी की तारीफ भी कर दी। तो एक्चुअल अब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब होगी, ये इंतजार देखिए लंबा हो रहा है और इसके चलते भी बाजार परेशान हो रहे हैं। बाजार के परेशान होने की 2-3 वजह हैं। एक तो एफआईज लगातार फिर से बेच रहे हैं, दूसरा भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसमें डिले हो रहा है। हाल फिलहाल हमने कोई अपडेट भी ऐसा एनकरेजिंग नहीं देखा है। अब ये ट्रंप के अपनी तरीके हैं कहने के। उन्होंने कहने के तो ये फिर से ये कह दिया। भारत हालांकि बार बार इनकार करता रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। लेकिन ट्रंप ने फिर से क्रेडिट ले लिया। ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और मैंने अगर इंटरवीन नहीं किया होता तो युद्ध नहीं बंद होता। तो अब है ट्रंप का ये मिजाज है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ना बहुत इस पर ऑप्टिमिस्टिक तब होनी चाहिए जब कुछ एक्शन में हो जाए। मान लीजिए अगर ट्रंप के आने की तारीख यहां तय हो जाए कि हाँ, ट्रंप ने ऐलान कर दें कि हाँ मैं भारत जा रहा हूं, ये एक पॉजिटिव होगा। ये निकल के आ जाए कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है और ये शर्तें अमेरिका ने मान ली हैं, या फिर भारत ने अमेरिका की ये शर्तें मान ली हैं और ये टैरिफ जो भी 50% का है पहले 25% हट जाए, वो पहला स्टेप होगा पॉजिटिव होने का। तो ये अभी बयानों में है, एक्शन से थोड़ा सा दूर है। अब आएंगे ट्रंप तो निश्चित तौर पर देखिए वो पॉजिटिव तो होगा। मतलब ये तलखी ना होना भी एक पॉजिटिव है। पहले थोड़े से तल्ख स्वर थे, अब तलखी नहीं है, उनके बयान में सॉफ्टनेस है। इसको आप सेंटिमेंट के लिहाज से कह सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव है। अदरवाइज ये ट्रंप है, ट्रंप के बयानों पर बहुत गंभीरता से मुझे लगता नहीं कि इसको तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल बात सही अभिषेक। अब ट्रंप के बयानों को अमेरिकी बाजार भी तवज्जो ना देते हुए अपने दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, पिछले दिनों जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर एक असर जरूर डाला था उन्होंने। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत, आज शुक्रवार का सेशन और एक्सपेक्टेशन थी जरूर कि कहीं से बूस्टअप मिल जाए, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार में भी हम देख रहे थोड़ी उथल पुथल है। आज भी विदेशी बाजार अगर देखिए अमेरिकी बाजार से सेटअप मिला जुला है, टुवर्ड्स डाउन साइड है, और एशियाई बाजार की भी शुरुआत कमजोरी देख रहे हैं हम। बिल्कुल मानसी, देखिए एक जो चिंता ना भारतीय बाजार के लिए भी शायद आ सकती है, थोड़ा इंपोर्टेड हो सकती है, और वो हो सकती है आईटी स्टॉक्स पर। क्योंकि अमेरिका में ये चर्चाएं चल रही हैं और तमाम लोग ऐसे मान रहे हैं कि शायद वहां पर एआई बबल फॉर्म हो रहा है। सारे स्टॉक्स में नहीं, पूरे बाजार में नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। और उसमें अगर मैं उदाहरण के तौर पर मैं चेक भी कर रहा था मानसी कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर हम अर्निंग से ज़्यादा तेज़ी देख चुके हैं। पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, हाल फिलहाल हमने तेज़ी देखी भी है। और अगर इसके पीई की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले एक साल के आधार पर अगर हम इसके प्राइस टू इक्विटी को अर्निंग को देखेंगे तो ये है 500x। मतलब आप इमेजिन करके देखिए, S&P का जो वैल्यूएशन है 22 के आसपास का है, पैलेंटीर टेक का जो वैल्यूएशन है 500x है।
AMD 145, ब्रॉडकॉम 93, 93, एनवीडिया 54 का पी इसका भी है, और माइक्रोसॉफ्ट 38.5x का पी उसका है, मेटा थोड़ा कम है, 26x के पी पे रही है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, आईटी थोड़ा सा ग्रोथ स्टॉक होते हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा जस्टिफाइड होता है, लेकिन 500 का पी, 150 का पी, ये थोड़े से जस्टिफाइड नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ना सस्टेनेबल नहीं है, इतने ऊपर चले गए हैं स्टॉक्स की, सस्टेन कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने कहा है कि कुछ एआई स्टॉक्स ज्यादा ऊपर चले गए हैं और अब इन्वेस्टर्स को लॉसेस के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। हालांकि एनवीडिया की ग्रोथ को उन्होंने अनबिलीवेबल बताया और कहा कि ये काफी शानदार ग्रोथ रही है एनवीडिया की, और उन्होंने ये भी कहा कि एआई एक प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन है और ये ट्रेंड खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों पहले सऊदी अरेबिया में एक इन्वेस्टमेंट समिट था, उसमें दिग्गज हेज फंड मैनेजर हैं रे डेलियो, वो भी गए थे और उन्होंने भी कहा कि काफी रिस्की एआई बबल फॉर्म हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूएस फेड अपने दरों में कटौती जारी रखता है या फिर मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं होती, यानी कि दरें फिर से बढ़नी जब तक नहीं होती हैं, तब तक कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, बाजार परेशान तो हो रहे हैं। कल के सत्र में हमने यही देखा, आप देखिए डाउ 400 अंक, नेस्डेक में 450 अंकों की गिरावट रही। एनवीडिया, मेटा, एएमडी, पेलेंटियर टेक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे के सारे शेयर 2 से लेकर 7-8% तक ये टूट गए हैं। तो ये चिंता है। और अमेरिकी बाजारों में एक और चिंता की बात हो रही है और वो है लेबर मार्केट को लेकर। अक्टूबर में जो जॉब कट रहे हैं वो 2 दशक में सबसे ज्यादा रहे हैं और 2009 के बाद छटनी के लिहाज से 2025 जो है वो सबसे बुरा साल रहा है। तो क्या वहां पर मंदी की बातें फिर से होनी शुरू होंगी? क्या एआई ही ये नौकरियां खा रहा है और ये थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा? ये तमाम चीजें हैं, इस पर आगे नजर रखनी पड़ेगी। और आप अमेरिका नहीं, आप जापान में भी देखिए, सॉफ्टबैंक जो कंपनी है, आप उसमें देखिए लगातार गिरावट आ रही है और आज भी ये शेयर तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जापानीज मार्केट में हम शुरुआत में देख रहे थे करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास के निके में गिरावट थी और बाकी बाजार भी हम कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए देख रहे हैं। ये वीक भी पूरा हफ्ता कमजोर रहा है। नेस्डेक में करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट ऊपरी स्तर से आ चुकी है। अन्य संकेतों की बात करें, ब्रेंट क्रूड जो है एक रेंज में है क्योंकि डिमांड को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। ऑयल सप्लाई गलत बन रहा है और ये खबरें भी निकल के आई थी कि अमेरिका में जो भंडार है क्रूड का उसमें हमने बढ़ोतरी देखी है। तो क्रूड एक रेंज में, उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं, अच्छा है क्रूड अगर नीचे रहे। लेकिन टैरिफ को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता है। बाकी अमेरिका में लेबर मार्केट को लेकर थोड़ी सी चिंता है। ये तमाम चीजें फिर से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी लौटी है। $4000 के ऊपर निकल गए हैं गोल्ड के भाव। और अमेरिका में अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें, जो स्पाइकअप कर रही थी, 4.09% के आसपास की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, थोड़ी एलिवेटेड है, बॉन्ड में पैसा आ रहा है। और डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है भारतीय बाजार के लिए। निश्चित तौर पर ये अच्छी ट्रिगर जरूर है, 99.78% ये है डॉलर इंडेक्स के लिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गिफ्ट निफ्टी आखिर कल की गिरावट के बाद आज फिर से इतना कमजोर क्यों है? तो ये कमजोर इसलिए, देखिए ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़े फॉल की आशंका है। दूसरी चीज ये है कि एफआईज की भारत में जो छोटी छोटी बाइंग चल रही थी ना, वो पूरी तरह से रिवर्स हो गई है और बड़ी बड़ी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। लॉन्ग होल्डिंग भी इंडेक्स फ्यूचर में देखने की गिर रही है। ये कुछ बड़े कंसर्न्स हैं भारतीय बाजारों के लिए। और आज गिफ्ट निफ्टी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। अब देखते हैं कि इतना ही नीचे खुलता है बाजार, खुल के कोई रिकवर करता है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि बाजार के जो सेंटिमेंट हैं वो वीक हैं, टेक्निकल्स वीक हो गए हैं। बाजार ने कल किसी तरह से अपने जो बहुत ही मजबूत सपोर्ट्स हैं उनको तो बचाए रखा है। आज लगता है कि वो सपोर्ट भी टूटेंगे और हम बाजार में गिरावट देखेंगे। तो थोड़े से सेंटिमेंट वीक हैं ग्लोबल बाजारों से भी और गिफ्ट निफ्टी भी उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इनफैक्ट भारतीय बाजार के लिए भी ये हफ्ता जो है ट्रंकेटेड हफ्ता था। हमने 2 दिन के विदेशी बाजार के संकेतों को डाइजेस्ट किया जब मार्केट खुले कल, और अगेन हमने देखा एक दिन की छुट्टी के बाद लिटरली 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस एक्सपायरी के देखने मिले। मंगलवार को भी एक्सपायरी, गुरुवार को एक्सपायरी और बुधवार का सेशन जो है बाजार में छुट्टी थी। सो ढेर सारे ट्रिगर पॉइंट्स और इसी के चलते कह सकते हैं कि एक उतार चढ़ाव वाला माहौल, कंटिंजेंट सिनेरियो जो है डेवलप होता हुआ और यहाँ से स्थिति शायद बरकरार रह भी सकती है टुवर्ड्स ईयर एंडिंग।
एफआईआईज की तरफ से, विदेशी बाजारों की तरफ से एक्शन जो है वो कम होता दिखेगा, क्योंकि वेकेशन मोड में आते दिखेंगे और इसी के चलते शायद हो सकता है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं, इवेंट बैक्ड एक्शन जो है कम नजर आए। बहरहाल कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, कल हमने देखा एक सबड्यूड नोट पर मार्केट जो है दिन भर कामकाज करता रहा। हाँ, इंडिया विक्स में करीब 2% की गिरावट थी, जो कि एक रिलीफ का काम कर रही थी, लेकिन इंडेक्स वाइज भी अगर आप देखें भारतीय बाजार में 25,500 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा लेवल बेस कामकाज दिन भर होता रहा, लेकिन ओवरऑल अटेंशन जो है पूरी तरह से अब यूएस मार्केट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। वहां पर पीएमआई की रीडिंग्स जो आती दिखेंगी, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो आएंगे, उनसे एक कह सकते हैं ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट होता हुआ दिखेगा जरूर। लेकिन जहां ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, भारतीय बाजार की रणनीति की बात हो रही है, आइए एडिटर्स टेक आपके सामने रखते हैं। ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट एफआईआईज एक्शन या फिर भारतीय बाजार का आउटलुक, ट्रेड डील के बीच ट्रंप का फिर से एक बड़ा बयान आया है जिसमें ट्रंप ने भारत आने की बात कही है। आज इस पर बाजार किस तरह का रुख अपनाएगा? देखिए, इनविटेशन तो गया है मोदी जी की तरफ से। जब वो लास्ट टाइम थे तो वो भारत आने की बात हो रही थी और उस समय उन्होंने कहा था कि 2026 में आएंगे। बट उससे पहली बात ये होगी कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उस पर थोड़ा कंक्लूजन होगा, तो वो एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा जहाँ पर वो दोनों लीडर्स आके उसको साइन करेंगे। बट ऐसे लगता है कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी हियरिंग चली थी और उसके बाद जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कुछ हफ्ते और महीने, तो ये जो ट्रेड डील का जो अनसर्टेनिटी है और भारत और यूएस का, वो 2026 में स्पिल ओवर हो जाएगा और उस 26 के शुरुआत में जाके इसका ऑर्डर आएगा और उसके बाद ही लगता है कि कोई ट्रेड डील पे साइनिंग होगी। ये अभी अटकलें बनाई जा रही हैं कि और देशों के साथ जो ट्रेड डील है वो अभी साइन नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो हो सकता है कि कंडीशंस इम्पोज करे उसमें या कुछ और हो सके उसमें, तो उसकी क्लैरिटी के एब्सेंस में कोई ट्रेड डील अभी आने वाली नहीं है। तो ये जो ट्रेड डील का जो अनसर्टेनिटी है वो अभी वो स्पिल ओवर हो जाएगा नेक्स्ट साल तक। बिल्कुल सर, मैं भी ये कह रहा था कि ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता है और बाजार भी इससे थोड़े थोड़े परेशान हो रहे हैं। एफआईडीआईज की बात करें तो एफआईज लगातार बेच रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बिकवाली का ही आंकड़ा निकल के आया है। कैसे आप रीड कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं? एफआईज का कन्विक्शन इतना कमजोर क्यों है? और दूसरी चीज कि आज हम ओवरऑल अगर हम सेटअप की बात करें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एक कल थोड़ा भारी गिरावट देखने को मिला एफआई और डीआई के नंबरों में। डीआई तो बाया था 5,000 करोड़, जबकि एफआई नेट चला था 3,000 करोड़ के आसपास। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा इसलिए है क्योंकि कल हमने देखा कि जो ब्रॉडर मार्केट था, स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150, उसमें काफ़ी बिकवाली देखी गई, जबकि इंडेक्स जो था ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर था, मतलब 0.3% या 0.4% के आसपास गिरावट देखी गई थी क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी था उसके चलते। तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में तो आपने देखा कि रिलायंस, एसबीआई, भारती, ये स्टॉक्स जो है काफ़ी भाग रहे थे कल। और पिछले कुछ दिनों से फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, पर प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है। वो एक रुझान दिखाता है कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वहाँ पर उसमें कटावट हो रही है और उसके चलते जो सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को वो मिल नहीं रहा है। ना ही निफ्टी बैंक को मिल रहा है और ना ही निफ्टी को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है और डीआईएस की तरफ से सपोर्ट जो है वो कायम है। लेकिन सजीत सर, फिर बेंचमार्क इंडेसेस की अगर बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल हमने देखा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स नजर आए। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन कमजोरी हावी होती रही। तो आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? देखिए, ये वीक तो बहुत ही ट्रंकेटेड वीक रहा है। अगर हम एफएनओ के रुझान देखें तो ऐसा लगता है कि प्रेशर नीचे की तरफ है और एक नैरो बैंड में ट्रेड होने की उम्मीद है आगे चलते। हमने देखा कि यूएस बाज़ार जो है वो भी कल जो है नेगेटिव में बंद हुए। वहाँ पर एआई के वैल्यूएशन को लेके कुछ
अटकलें आ रही हैं, हमें स्पेकुलेशन हो रहा है कि क्या वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। उसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स तीनों के तीनों गिरे। एशियाई मार्केट भी आज वीक खुले हैं, निकाय 1% से ज़्यादा गिरा है। तो थोड़ा सा जो AI वैल्यूएशन को लेके जो बिकवाली है वो देखने को मिल रही है हमको US और एशियाई मार्केट में भी। इसका फ़ायदा इंडियन IT को हो सकता है, क्योंकि जो पैसा जो AI के स्टॉक्स में जा रहा है वो अब शायद इंडियन IT में आ जाए, और वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। कल हमने देखा कि इंडियन निफ्टी IT भी इंडेक्स ऊपर था और IT के काफ़ी स्टॉक्स ऊपर थे। इन्फोसिस ने अपना बायबैक का रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है, तो वो एक 18,000 करोड़ का जो बायबैक है वो भी चालू होने वाला है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक बज़ रहेगा इन्फोसिस पे, क्योंकि उसका जो बायबैक का प्राइस है लगभग 27% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस के। तो जो हमने जो करेक्शन देखा है इन्फोसिस में पिछले साल की शुरुआत से अब तक, उसमें थोड़ी सी ब्रिजिंग होगी, क्योंकि बायबैक चालू होगा। हाँ, ये बायबैक जो है उतना बड़ा नहीं है फ्री फ्लोट के कंपैरिजन, बट अगर हम देखें तो प्रमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और रिटेल कैटेगरी को का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सही उनको थोड़ा सा अच्छा वो मिलेगा बायबैक के लिए। और नॉन रिटेल में क्योंकि प्रमोटर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उनका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है थोड़ा सा बढ़ जाता है इसको चलते। बट IT स्टॉक्स ऊपर रहे में ऊपर उछाल होने की आशंका है आज, क्योंकि AI का जो AI से तो अगर तो शिफ्ट होगा तो IT में आएगा। बट बैंक स्टॉक्स निफ्टी बैंक जो है अगर हम देखें 57,550 के आसपास है, वहाँ ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। वो इसी रेंज में रहने की उम्मीद है इसमें। और निफ्टी जो है वो नैरो बैंड में रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट उसको मिल सकता है 25,500 के आसपास, और जो ऊपर की तरफ जो है उसका 25,700 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, जबकि हेवी रेजिस्टेंस जो है 26,000 पे है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रहा है वो 25,000 और 25,200 पे है। जी। सजीद सर, एक और चीज़ आपसे समझनी है, वो ये है कि सरकारी बैंकों में हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है, और ठीक ठाक इन्होंने सपोर्ट किया है बाजार को भी। SBI के शेयर में हम देख रहे हैं कि लगातार नए हाइज बन रहे हैं, अब तो 1,000 रुपए के लेवल से बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। तो ये सरकारी बैंकों में तेजी की वजह क्या है, और क्या ये आगे सस्टेन करेगी? देखिए, PSU बैंक आउट परफॉर्मर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि पिछले एक महीने 1.5 महीने से हमने देखा कि PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक को देखें तो काफ़ी आउट परफॉर्मर रहे परफॉर्मर्स रहे हैं। उसका कारण ये है कि अर्निंग्स जो हैं PSU बैंक के अच्छे हैं, नतीजे अच्छे आए हैं। हमने देखा कि उम्मीद ये थी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं दिखा हमको, और इसलिए लार्जली NIMs और NIMs जो हैं वो लार्जली जो है सस्टेन रहे, Q1 के लेवल पे रहे मोटा सारे बैंकों के लिए। हमने देखा कि Q3 में निम्स स्टेबल रहने की उम्मीद है, और Q4 में निम्स एक्सपैंड हो सकते हैं आगे जाके, जिसकी वजह से एक अच्छा सा माहौल बन रहा है कि PSU बैंक्स में ख़रीदारी की। स्लिपेजेस जो है वो कम रहे हैं इस क्वार्टर PSU बैंक्स के लिए, वो भी एक अच्छा है, और उनका जो कोर क्रेडिट कॉस्ट जो गिरा जो है वो भी गिरा है। मोटा सारे बैंकों के लिए या तो स्टेबल रहा है या गिरा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है PSU बैंक्स के लिए। और जो ECL इम्पैक्ट जो हम बोल रहे हैं जो बैंकों को लेना पड़ेगा आगे जाके, PSU बैंक वो भी आर्टिकुलेट कर चुके हैं कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हो सकता है उनको। तो वो जो है उन्होंने ऑलरेडी आर्टिकुलेट किया, और कई जगह पे तो उन्होंने प्रोविजंस भी किए हैं उसके लिए, तो वो एक है। और क्रेडिट ग्रोथ जो है, सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो है उससे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है PSU बैंक। 11 से 14% के क्रेडिट ग्रोथ दिख रहा है उनको, जबकि सिस्टम में अराउंड 9 to 10% आ रहा है। तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम को क्रेडिट ग्रोथ में भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देखें तो
3 से 4% बढ़ा है उसके लिए। इसके अलावा जो है एडवांसेस ग्रोथ भी जो है बहुत ही रॉबस्ट रहे हैं इन Q2 में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक टेलविंड देते हैं PSU बैंक्स को कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसलिए PSU बैंक में थोड़ी सी तेज़ी की उम्मीद है। काफ़ी बड़ा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए ऊपर जाके, बट फंडामेंटली PSU बैंक अभी अच्छे लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। सरकारी बैंक्स की अगर बात करें, नतीजे तो अच्छे रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पर भी फोकस रहा। लेकिन सजीत सर, आज एक और एडिशनल सवाल आपसे। अभी तक के निफ्टी के 39 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। कल अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे अभी हमने देखा उम्मीद से बेहतर रहे। हालांकि फार्मा सेक्टर एज डिफेंसिव बाजार को संभालने का काम करता है। इस बार के अर्निंग सीजन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लगभग 39 कंपनीज आ चुकी हैं। अपोलो भी कल आया और आज 3 कंपनीज आने वाली हैं। ट्रेंट है, आपका हिंडाल्को है, और एक और कंपनी है जो जिसकी बजाज ऑटो है। इन तीनों के आज नतीजे आने वाले हैं। तो लगभग 43 कंपनीज हो जाएंगी, 43 कंपनीज हो जाएंगी जो जिनके नतीजे आ जाएंगे। और इसके बाद जो रुझान दिख रहा है वो ये है कि हमने सोचा था Q2 नंबर्स Q1 के जैसे ख़राब होंगे, पर वो उतने नहीं दिख रहे। IT स्टॉक्स के अर्निंग्स रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में PSU बैंक अच्छे परफॉर्म किए हैं। प्राइवेट बैंक्स में जो नेगेटिव सरप्राइजेस हैं कम है, जितना एक्सपेक्ट था उससे कम है। हमने ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को देखा कि वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे रहे हैं। तो और ऑटो स्टॉक्स में टू व्हीलर्स को छोड़ के पैसेंजर कार्स के सेल्स अच्छे रहे हैं। मारुति एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया। हुंडई अलग हुंडई तो इंडेक्स में नहीं है, बट हुंडई पैसेंजर कार्स में अच्छा रिजल्ट उनका दिखा। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये एक अर्निंग सीजन जो है लेस सरप्राइजेस के साथ था। तो इसलिए ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड करेगा। हमारा मार्केट जो है अभी भी 21-22 टाइम्स हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स। वो कुछ लोग बोलेंगे कि वो एक्सपेंसिव है, बट इस तरह के अर्निंग्स अगर आते रहे तो वो सपोर्ट करेगा 21-22 टाइम्स का वैल्यूएशन। और अगर तब फंड फ्लोज टर्न होंगे, जो टाइड जो है AI से हट के बाकी सेक्टर्स में जब टर्न होंगे तो उम्मीद है कि वो भारत में आए और भारत में वेरियस सेक्टर्स में जाए। एब्सोल्युटली। सजीत सर, आज थोड़ा लंबा रहा आपके साथ सेशन, लेकिन इन ब्रीफ 360 डिग्री एनालिसिस सारे पैरामीटर्स पर हमें मिला। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब और मार्केट पर आपका आउटलुक एडिटर स्टिक में बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर किस तरह के संकेत हैं, से लेकर FIS-DIS की पोजिशनिंग और साथ ही आज के लिए रणनीति, वही रिजल्ट का एक्शन कैसा है, ओवरलुक हमने कर लिया। विस्तार से जानते हैं आज के सत्र के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज बाजार खुलने से ठीक पहले। एक एक कर हमारे एक्सपर्ट की पैनल हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी और इसी कड़ी में प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन में कमजोरी, विदेशी बाजार से कंसर्न्स और भारतीय बाजार की अपनी उठापटक, कैसे देख रहे हैं फ्राइडे सेशन को आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सो एक्चुअली यस, मार्केट काफी दिनों से करेक्टिव मूव में है। सो टुडे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज वी आर एट अ मेक और ब्रेक लेवल्स। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, 25,450 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट टूटता है और हम उसके नीचे क्लोज देते हैं तो आई थिंक मार्केट में थोड़ी चेतावनी रखनी चाहिए बिकॉज ये ट्रेंड को डैमेज कर सकता है। अब तक जो हमने करेक्टिव मूव देखा वो रेगुलर रिट्रेसमेंट को माना जा सकता है। लाइकवाइज इवन बैंक निफ्टी जैसे हम बात कर रहे हैं, 58,500 का कई दिनों से एक टफ रेजिस्टेंस था। सो एक करेक्टिव मूव तो आ ही रहा है, बट 57,300 इज द फाइनल सपोर्ट। अगर ये लेवल्स हम तोड़ रहे हैं इवन बैंक निफ्टी, तो फिर मार्केट में और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड दीज लेवल्स आर बोथ इन सिंक विद ईच अदर, 25,450 और 57,300 लेवल्स। ठीक है, 25,450 निफ्टी पर और 57,300 निफ्टी बैंक पर। अगर ये टूटे, आज हो सकता है कि अब गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है
शायद ये दोनों के दोनों लेवल हम टेस्ट करें, देखते हैं कि इंट्राडे में क्या होता है। अदरवाइज सेंटिमेंट स्ट्रक्चर बाजार का थोड़ा वीक लग रहा है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी में स्ट्रेट हम करीब 600 पॉइंट का फॉल देख चुके हैं। तो ये चिंता बाजार में ज़रूर है। 25,500 कल हमने देखा कि बच गया किसी तरह से, इंट्राडे में तो थोड़ा नीचे गया था। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स कौन से होंगी जहां पर आपके रिकमेंडेशन है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बहुत कम स्टॉक्स है जो कल हमने देखा। सो एक तो रिलायंस इज स्टिल होल्डिंग ऑन द फोर्ट। सो आई थिंक रिलायंस में एक ध्यान दिया जा सकता है एज अ पोजिशनल ट्रेड। 1430 का एक स्टॉप लॉस बनता है और 1550 का टारगेट। सो रिलायंस में एक तेजी दिख रही है और दूसरा है अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड भी कल इंस्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस एक स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो आई थिंक 136 के स्टॉप लॉस के साथ 148 का टारगेट। ऑलराइट, तो चलिए अशोक लेलैंड पर खरीदारी के मौके बनते हुए 141 के लेवल्स पर कल हरे निशान के साथ हमने कामकाज देखा। 0.5% गेंस, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ था स्टॉक टूवर्ड्स क्लोजिंग। इसके अलावा रिलायंस पर भी नजर रखिएगा जरूर। वैशाली जी की राय, 1550 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1430 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी जी आनंद राठी से जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताएं आपकी तरफ से आज के लिए बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे, मार्केट का आउटलुक आप कैसे देखते हैं? जी गुड मॉर्निंग। जी जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्लोबल सेल ऑफ हुआ है थोड़ा सा एआई के अंदर वैल्यूएशंस कंसर्न्स को लेके। तो शुरुआत तो मार्केट की थोड़ी सी नेगेटिव टोन में ही होगी, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है और काफी टाइम से यही रहा है कि जो डोमेस्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली जीएसटी रेट कट और इंटरेस्ट रेट कट्स के बाद जो कंजम्पशन सेक्टर्स है वहां पे आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स। इसमें अगर एक स्टॉक जैसे विशाल मेगा मार्ट ने रिसेंटली कवरेज में लाया तो वहां पे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। काफी बिजनेस वाइज अगर देखें तो काफी अच्छी टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जो इनका रिटेल का जो एक्सपेंशन है वो काफी बढ़िया है और वन ऑफ द लीडर्स है टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर। इनके जो खुद की जो फ्रेंचाइजी है, ब्रांड्स हैं जो इनके वाइट लेबल्स हैं, उनका भी काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। तो इसमें आप डेफिनेटली 455 के टारगेट के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। इस बीच हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस पर वैशाली जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ने देखा इनफैक्ट 5th एंड 6th को बाजार बंद थे 5th को, लेकिन बावजूद इसके फार्मा स्पेस से जुड़ी चुनिंदा कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे। और आज के सत्र में भी बाजार खुलने के साथ साथ हम अपोलो हॉस्पिटल, ल्यूपिन के नंबर्स पर रिएक्ट करते दिखेंगे। नंबर्स पॉजिटिव हैं, हालांकि फार्मा इंडेक्स में कल हमने कमजोरी देखी, मार्केट का टेक्सचर ही वीक था इस वजह से। कैसे देख रही हैं फार्मा स्पेस को, और अगर कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट है तो बताएं। Actually, Nifty Pharma, it needs to sustain about 20 to 500 levels. So अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, बिकॉज रेजिस्टेंस तो कई दिनों से हम देख ही रहे हैं लेवल पे, अगर इसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ दिखती है तो फिर आई थिंक वी विल चूज फार्मा स्टॉक्स। बट टेक्निकली जो वेल प्लेस्ड है और आई थिंक रिजल्ट्स भी डिसेंट आए हैं वो है अजंता फार्मा, जो अभी फिलहाल 2568 लेवल्स पे है। आई वुड से ये पोजिशनल ट्रेड को कंसिडर किया जा सकता है। 2400 का सपोर्ट है और ये अगर ट्रेंड चालू रहा एंड स्ट्रेंथ दिख रही तो आई थिंक ये 3000 3200 तक भी जा सकता है। सो वन ऑफ देम इज अजंता फार्मा। और कल जैसे हमने मूवमेंट देखी तो अपोलो हॉस्पिटल दोबारा एक नए राउंड ऑफ मोमेंटम में है। सो बट वील वेट एंड वॉच। टेक्निकली वेल प्लेस तो सभी है एक्चुअली, ग्लेनमार्क देखेंगे या इवन लुपिन, बट फार्मा इंडेक्स नीड्स टू शो क्लैरिटी। ठीक है, फार्मा इंडेक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब बात ये करते हैं कि खबरों वाले शेयर आज के सत्र में कौन से हैं, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे सहयोगी, उनसे ये जानेंगे कि आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स की पहले बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए आज कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगा?
जी हाँ, निफ्टी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल से शुरू करते हैं क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से अच्छे यहाँ पर इन्होंने पेश किए। इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य इन्होंने 8,058 का दिया है। आय में देखें तो शानदार यहाँ पर 13% की ग्रोथ रही है। एबिटा 15% तक बढ़ा है। मार्जिन में भी 14% की ग्रोथ। मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। हेल्थ केयर सर्विस रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस कंपनी का 26% तक ग्रो किया है। डायग्नोस्टिक रेवेन्यू इनका 36% बढ़ा है और डायग्नोस्टिक जो मार्जिन है उनमें भी 12% का सुधार यहाँ पर देखने को मिला। सभी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ और मार्जिन सुधार पर आगे कंपनी फोकस करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट जो है एस्ट्रल पर एलारा कैपिटल ने अपनी राय दी है। यहाँ पर एक्यूमुलेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1420 से बढ़ाकर 1650 का किया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बिक्री है वो 15% तक बढ़ी है, 15% बढ़कर 1580 करोड़ रही है। एबिडा और मार्जिन में भी सुधार है। प्लम्बिंग वॉल्यूम देखें तो 20% बढ़ा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से यहाँ पर प्लम्बिंग वॉल्यूम की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। कानपुर और हैदराबाद प्लांट Q4 तक यहाँ पर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन में आ जाएंगे। वहीं दूसरी छमाही में मजबूत प्रदर्शन की यहाँ पर ये उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही FY26 में डबल डिजिट की ग्रोथ का गाइडेंस भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। एल्काइल एमाइंस पर भी एलारा कैपिटल ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी घटाया, 1872 से घटाकर 1825 कर दिया है। पहली छमाही में मामूली वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। डिमांड भी यहाँ पर इनको कमजोर लगी है। यूएस में सैंक्शंस और चीन से कंपटीशन के कारण यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। यूरोप में ओवर सप्लाई, घरेलू ओवर कैपेसिटीज भी असरदार रही। नए प्रोजेक्ट्स Q1 27 में शुरू होगा। वहीं 1.5 गुना का टर्नओवर यहाँ पर एसीटोनाइट्रिल के लिए इन्होंने बताया है। एसीटोनाइट्रिल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का असर अब Q4 तक यहाँ पर हमें नजर आ सकता है। EPS अनुमान 2 से 3% तक यहाँ पर घटा दिया गया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय दी है। लक्ष्य इन्होंने 340 से घटाकर 330 का कर दिया है, लेकिन खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। रेवेन्यू में 1% की ग्रोथ, एबिटा 18% से नीचे यहाँ पर निकल कर आया है। लाइटिंग और बटरफ्लाई सेगमेंट में सुधार है, लेकिन ECD सेगमेंट यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आया। 500 करोड़ के 2 रूफटॉप सोलर ऑर्डर मिले हैं। नया ग्रोथ सेगमेंट इससे यहाँ पर नजर आ रहा है। कमोडिटी की महंगाई और ECD से भी यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। FY27 से सोलर बिजनेस ग्रोथ का नया ड्राइवर बनेगा, ये यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है। लक्ष्य 2317 इक्वलवेट की रेटिंग जो थी उससे बरकरार रखा है। रेवेन्यू 420 करोड़ रहा है। करीब 22% से ज़्यादा का अपसाइड यहाँ पर नज़र आया है। मार्जिन्स भी अच्छे रहे, 13% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर रही है। वहीं 200% इंटरिम डिविडेंड, मतलब 4 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया है, जो कि 200% ज़्यादा है। ट्रू हेल्थ सेगमेंट का 17% रेवेन्यू यहाँ पर योगदान रहा है। अब कोर डायग्नोस्टिक अब 2 तिमाही में आगे जाकर यहाँ से प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी एलारा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 3700 का दिया है। प्री सेल्स सालाना आधार पर 20% बढ़े हैं। वहीं FY26 प्री सेल्स गाइडेंस भी यहाँ उन्होंने बढ़ा दिया है। 32,500 करोड़ से ज़्यादा होने की ये प्री सेल्स में उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही 10,000 करोड़ के वर्ली प्रोजेक्ट को कंपनी लॉन्च करेगी, उनकी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर इस प्रोजेक्ट पर नज़र रहेगी किस तरह से प्रॉफिटेबल ये कंपनी के लिए साबित होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। नतीजों के साथ साथ ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव होती है, क्योंकि खबरों के दम पर तो ब्रोकरेजेस है ही, लेकिन रिजल्ट बैक्ड एक्शन के तर्ज पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अब आ जाती हैं। तमाम ब्रोकरेजेस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ खबरों वाले शेयर्स जानना भी बेहद ज़रूरी है। कल बाजार बंद होने से लेकर अब तक जो खबरें आई हैं, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज निकाली हैं रविंदर ने। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल से, जहां पर आज के सेशन में भारतीय एयरटेल फोकस में रहने वाला है। यहां पर सिंटेल जो है अपना 0.8% का स्टेक सोल्ड कर सकती है और जो टोटल डील साइज होगी 10,300 करोड़ की होगी, और इसके लिए जो फ्लोर प्राइस है 2030 पर शेयर का होगा, जो कि 3.1% के डिस्काउंट पर होगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्लोजिंग प्राइस। सो इस ब्लॉक डील के चलते ये आज भारतीय एयरटेल फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है वो है RVNL, जहाँ पर RVNL को जो है 272 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर मिला है
सेंट्रल रेलवे से, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। वेल्सपन एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पर वेल्सपन एंटरप्राइज को जो है 3145 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है बीएमसी से, और वेल्सपन का जो टोटल ऑर्डर बुक आ जाता है इसके साथ वो 16,330 करोड़ का आ जाता है, जिसके चलते इसमें भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करें, यहाँ पर कंपनी ने QIP लॉन्च किया है और इसका जो फ्लोर प्राइस है QIP का वो 211.7 पर शेयर होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डियागो जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने जो आउटलुक है वो कट किया है, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। TVS मोटर की बात करें तो यहाँ पर आज TVS मोटर भी फोकस में आ सकता है। कंपनी ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया जिससे कि कंपनी जो अपना स्टेक जो है बाइक टैक्सी एग्रीगेटर जो है रैपिडो, उसका जो स्टेक है वो सेल करने वाली है 287.93 करोड़ में। आखिर में बात करेंगे NBCC इंडिया की, जहाँ पर NBCC इंडिया आज फोकस में आ सकता है MOU के चलते। यहाँ पर कंपनी ने जो एक MOU साइन किया है गोल्डफील्ड कमर्शियल, जो कि एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स है ऑस्ट्रेलिया में। सो इस MOU के चलते NBCC इंडिया भी जो आज फोकस में रह सकता है। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। आइए एक एक कर खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स से उनकी राय लेते हैं, और NBCC के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस होना चाहिए। खबरों के दम पर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला और न्यूज़ फ्लो है, और कल के सत्र में हमने देखा था 111 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक करार की खबर आती हुई दिखी। ऑस्ट्रेलिया के रियल एस्टेट डेवलपर के साथ कंपनी ने करार किया है, जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेगा। वैशाली जी, कोई टेक NBCC पर फिलहाल करंट लेवल्स पर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है या फिर जो नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन और इसी कड़ी में एक नया करार होता दिखा है? तो एक्चुअली ये स्टॉक ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका था, 119 120 का भी फिलहाल हाई भी किया, और इसके बाद हमने देखा कल ही 2-3 दिन से ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रहा है। सो करंटली 110 के एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो जिसके पास है वो एक बार एग्जिट ले सकते हैं, बिकॉज दिस कैन गो फर्दर डाउन टू 100, और जो नया खरीदना चाहते हैं शुड वेट। 100-105 का एक सपोर्ट बैंड है, वहां पे आइडियल लेवल बनेगा। ये राय आपके लिए NBCC के शेयर पर, लेकिन TVS मोटर का शेयर भी आज फोकस में रहेगा, और इन्होंने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेची है, 287 करोड़ रुपए में बेचेगी TVS मोटर। निश्चित तौर पर अच्छा गेन होगा, क्योंकि रैपिडो में हमने देखा कि वैल्यूएशन काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। TVS मोटर, हालांकि कल हमने देखा कि तमाम टू व्हीलर वाले जो शेयर थे उनमें कमजोरी रही, और TVS मोटर भी उसमें शामिल रहा है। और हमने देखा है कि हाल फिलहाल ऊपरी स्तरों से, वो चाहे हीरो मोटो हो, चाहे बजाज ऑटो हो, चाहे TVS हो, वहाँ पर गिरावट आ रही है। TVS मोटर, सोलंकी जी गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहेंगे ये टू व्हीलर स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो ऊपरी स्तरों से फॉल आ रहा है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा शेयर क्या है? एक TVS मोटर पर भी व्यू दीजिएगा, बाकी ऑटो स्टॉक्स पर। जी गुड मॉर्निंग। जी डेफिनेटली हमारा ओवरऑल ऑटो स्पेस में जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें पॉजिटिव रुझान है। खास करके जो GST रेट कट के बाद हमने देखा कि जिस हिसाब से थोड़ी डिमांड इंप्रूवमेंट के आसार नजर आए, और आगे आने वाले टाइम में भी हमें लगता है कि डिमांड रिकवरी होगी, तो डेफिनेटली टू व्हीलर से काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ पे रिटर्न जनरेट हो सकता है। और जिस हिसाब से हमने रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी है, थोड़ी गिरावट आई है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक मौका बनता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में टू व्हीलर स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी पसंदीदा स्टॉक्स टू व्हीलर सेगमेंट में अगर बात करें तो TVS मोटर्स ही है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और ओवरऑल हमारा ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट भी पसंदीदा है, जिसमें मारुति सुजुकी हमारा फेवरेट पिक है एंड M&M हमारा फेवरेट पिक। ठीक है, मारुति और M&M पर भरोसा है। एक और शेयर जिसमें आज हो सकता है कि हम अच्छी मजबूती देखें शुरुआत में ही, वह है वेल्सपन एंटरप्राइजेज का। ये इनको BMC से 3,145 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये पाइप बनाने वाली कंपनी है वेल्सपन एंटरप्राइजेज, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऑर्डर बुक इनकी बढ़ के हो गई है 16,330 करोड़ रुपए। वैशाली जी, आपका व्यू वेल्सपन एंटरप्राइजेज को लेकर क्या होगा? हमने एक रेंज में ही देखा, अगर पिछले महीने भर की बात करें तो 550 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। I would say actually ये stock gradually of course 440 का लो बन के it has come towards 580.
कल की कैंडल ऑफ कोर्स वन ऑफ द डेज था जो अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट आई वुड से ट्रेंड अभी भी ठीक ठाक है, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकता है। 520 के सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। सो फर्स्ट नियर टर्म सपोर्ट अगर ये पॉजिटिव न्यूज से रिफ्लेक्ट होता है तो कल के लो के साथ देखा जा सकता है, और 520 इज अ वेरी फेवरेबल सपोर्ट लेवल। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है देन ऑफ कोर्स इसमें फर्दर स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। वैशाली जी, लगे हाथ ना जरा वेल्सपन कॉप पर भी व्यू दीजिए। वेल्सपन कॉप 550 रुपये वाला, या वेल्सपन कॉप 900 रुपये के आसपास का भाव होगा, इस पर जरा राय चाहिएगा वेस्टर्न आपसे। टॉप यस 894 का कल क्लोज आया है। आई थिंक ये भी एक मेक और ब्रेक लेवल्स ही है। जी 880 के स्टॉप लॉस के साथ ये व्यू बन सकता है, बिकॉज इंडिकेटर्स भी देख रही हूँ, एग्जॉशन दिख रहा है स्ट्रेंथ में। आई थिंक 880 इज द फाइनल सपोर्ट। अगर 880 टूटता है तो दिस कैन कॉल फॉर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग। तो आई थिंक 850 820 तक भी जा सकता है। ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ वेल्सपन कॉर्प 894 के लेवल्स पर कल करीब 3.5% की गिरावट स्टॉक ने झेली है। आज के सत्र में किस लेवल पर कामकाज होगा इस पर रखेंगे फोकस। वेल्सपन कॉर्प की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नरेंद्र जी आपसे एक्सचेंज एंसलरीज पर एक टेक जानना चाहेंगे। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में इन दिनों जिस तरह के इम्पैक्ट आते हुए दिखे हैं, ताज़ा आंकड़े तो MCX के आए हैं और ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स पॉजिटिव है। हर पैरामीटर पर, हर लिहाज से रेवेन्यूज़ में करीब 31% का इजाफा सालाना आधार पर देखा गया है। मुनाफा भी बढ़ा है, ऑलमोस्ट 30% के गेंस वहां पर भी नजर आए हैं, लेकिन मार्जिन्स जो हैं 62-63% से 65% पर ही जाते दिखे हैं। लेकिन नॉट जस्ट MCX, इसके अलावा BSE लिमिटेड को भी टच बेस करना चाहिए। एक्सचेंज एंसलरीज की चाल कैसे देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली अगर आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में देखेंगे तो जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे हमारा पॉजिटिव व्यू ही है एज अ सेक्टर। एमसीएक्स पे फिलहाल हमारी कोई एक्टिव रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बीएसई पे हमारी बाय रिकमेंडेशन है। और अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा बहुत रेगुलेटरी रिलेटेड थोड़े से शॉक्स दिख सकते हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये निवेशकों के लिए बेटरमेंट के लिए ही लिए जाते हैं रेगुलेटर द्वारा, और जिससे कि मार्केट की डेप्थ और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये सारे स्टेप्स हमें लगता है पॉजिटिव भी होने वाले हैं। और जिस हिसाब से मार्केट पेनिट्रेशन इंडिया में है वो काफी लो है, और यहाँ पे जो ग्रोथ रनवे है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू है हमारा, और खासकर बीएसई हमारी इसके अंदर फेवरेट पिक है। बिल्कुल, PSE लिमिटेड प्रिफर्ड बेट एक्सचेंज एंसलरी स्टॉक्स पर। और इस बीच फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से ताज़ा आंकड़े आते हुए दिखे हैं। अक्टूबर अपडेट फाडा का टू व्हीलर बिक्री में करीब 51% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर। ध्यान रखिएगा, ऑटो बिक्री के आंकड़ों के साथ साथ फाडा का जो डेटा है वो भी एक एपिक्स नेशनल बॉडी है जो कि ऑटोमोबाइल रिटेल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को बयां करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इसी के चलते ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम ऑटो सेक्टर पर हमारे एक्सपर्ट से एक राय भी ले रहे थे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स कल वॉलेटाइल क्यूज में भी हम देख रहे थे एकमात्र सेक्टर PSU बैंक्स के बाद जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था। और अब ये फाडा के डेटा अक्टूबर में रिटेल बिक्री जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाती हुई दिखी है। हो भी क्यों ना, GST रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट अप जो है वो कंजम्पशन और सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर रहा। उसके ठीक बाद फेस्टिवल डिमांड भी, नवरात्रि, उसके ठीक बाद हमने देखा दिवाली पर जिस तरह की बाइंग देखने को मिली वो सिर्फ छोटी गाड़ियों में नहीं, बड़ी गाड़ियां, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई। अब यहाँ से आगे क्या इसी तरह की डिमांड जारी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल। और अभी थोड़ी देर पहले ऑटो सेक्टर को टच बेस किया भी था अभिषेक ने, लेकिन साथ साथ इस पर ऑटो एंसलरी की चाल पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एंड आई थिंक विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगी। वैशाली जी, फिर आपसे ही जानना चाहेंगे, ऑटो एंसलरीज की चाल में भी टायर स्टॉक्स हो गए। जब ऑटो सेक्टर चलेगा तो एंसलरी की चाल पर नजर रखेंगे, वहां पर भी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। और कुछ तमाम एंसलरीज है, जैसे एंसलरी की भी एंसलरी, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, PCBL केमिकल कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है टायर्स के लिए। बड़े ही रेंज में कामकाज होता है इन स्टॉक्स में, लेकिन क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड या कोई मोमेंटम अब आप देखती हैं? तो डेफिनेटली एक्चुअली कई दिनों से हम देख रहे हैं टायर स्टॉक्स स्पेशली एक अच्छा सा मोमेंटम आ चुका है, एंड ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है। सो आई थिंक जेके टायर्स की बात करें तो जिस तरह से ये स्टॉक चला है, आई थिंक एक अच्छा सा स्ट्रांग
डाउन ट्रेंड है और नाउ जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, आई थिंक ये खरीदारी का मौका बन सकता है अराउंड 420 के आसपास। और देखिए तो जेके टायर्स में नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो हम देख रहे हैं, इट गोज टू अराउंड 550 और सो जेके टायर्स, सीएट, बालकृष्णा, ये सभी में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। उसी अनुसार हम अगर ऑटो एंसिलरीज जैसे कि जेबीएम ऑटो देखें या जमुना ऑटो देखें, इनफैक्ट इवन संवर्धन, मदरसन, सो ऑल दीज आर लुकिंग गुड, बट वेट एंड वॉच, बिकॉज जिस तरह से कल का एक जो सेल ऑफ आया है, आई डोंट थिंक एक जल्दबाजी करनी चाहिए, बिकॉज अगर सेलिंग बढ़ता रहा, बिकॉज ओवरऑल हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स डबल टॉप बन के प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, हम ऑटो इंडेक्स की बात कर रही हूँ। सो मैं सावधानी से स्टॉक्स चूज करूंगी। ठीक है, ये ऑटो स्टॉक्स को लेकर व्यू हो गया। चलिए फटाफट एक काम करते हैं कि जो नतीजे आए हैं ना उस पर क्विक फायर, रैपिड फायर करते हैं अपने दोनों के दोनों एक्सपर्ट से। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर अच्छे आए हैं और हो सकता है कि शेयर एक गैप के साथ खुले, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है 26% और मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है और रेवेन्यू में करीब करीब 13% के आसपास की ग्रोथ है। हालांकि शेयर एक रेंज में रहा है, डिसेंट परफॉर्मर रहा है अपोलो हॉस्पिटल। वैशाली जी, आपका व्यू? तो अबाउट फिलहाल 7900 का रेजिस्टेंस है, 7900 क्रॉस करता है तो आई थिंक ये 8000 8200 का टारगेट दे सकता है। ठीक है, 8200 तक के टारगेट आ सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। एमसीएक्स के नंबर भी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 31% का उछाल, एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे में 35% की बढ़त है और मार्जिन इन्होंने एक्सपेंड किया है, करीब 63% से बढ़कर 65% की निकल गया है पार। एमसीएक्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर वहां पर सस्टेन भी कर रहा है शेयर। सोलंकी जी, एमसीएक्स को लेकर आप कितने बुलिश हैं और ये नतीजे आपको कैसे लगे? जी, सबसे पहले तो हमारी एमसीएक्स में कोई एक्टिव रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल रिजल्ट सेटिस्फैक्टरीली हैं और एज अ सेक्टर हम लोग पॉजिटिव हैं सेक्टर के ऊपर, तो हमारा रुझान पॉजिटिव है ओवरऑल। ठीक है, ठीक है, ये सेक्टर को लेकर पूरे पॉजिटिव हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नतीजों की फहरिस्त लंबी है और इन्हीं शेयरों में आज बाजार खुलने के बाद एक्शन दिखेगा भी और आगे के लिए भी मौके बनेंगे। पूरी की पूरी लिस्ट जो हमारे पास है, अभी 8-10 स्टॉक्स और हैं, इनके हम चर्चा करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट लाइव की शुरुआत। आप कहीं जाएगा नहीं। प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे। बाजार में आज डाउनसाइड एक्शन नजर आ सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि इंडेक्स आज भी कंटिंजेंट सिनेरियोज दिखाएंगे, कंसर्न्स होंगे क्योंकि विदेशी बाजार से भी संकेत कमजोर है। भारतीय बाजार की अपनी 2-3 ट्रेडिंग सेशन की कमजोर चाल है। एटलीस्ट इंडेक्स वाइज तो हम देख रहे हैं वॉलेटाइल क्यूज, लेकिन खबरों के दम पर ढेर सारे एक्शन, ब्रोकरेजेस भी एक्टिव और ढेर सारे नतीजे। इन नतीजों के बीच लगातार हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। वैशाली पारेख है हमारे साथ, नरेंद्र सोलंकी है और आज आने वाले नंबर्स आपको एक बार देखते हैं। ट्रेंड के नतीजे आज आने वाले हैं और ट्रेंड के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन नतीजों से डिसेंट सेट की है। वैशाली जी, टेक आपसे ही जानना चाहेंगे। हालांकि ट्रेंड के स्टॉक प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल न्यूज़ फ्लोज देखे हैं पिछले दिनों। एक्सपेक्टेशन हम ये लगाकर चल रहे हैं कि रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर करीब 19% की बढ़त मिल सकती है। मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहेंगे और साथ ही मुनाफे में हल्का फुल्का ही सही लेकिन इजाफा दिखेगा। ट्रेंड प्री ओपन में हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। 4683 के लेवल्स पर स्टॉक पर कोई टेक? तो मुझसे एक्चुअली ट्रेंड काफी समय से करेक्ट हो चुका है एंड काफी समय से कंसोलिडेशन में भी है। सो इफ आई वुड टेक अ ब्रॉडर व्यू, 4200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। कंफर्मेशन इन ट्रेंड और जो मूवमेंट आनी चाहिए वो बनेगी बात ओनली अबाउट 5000 लेवल्स। सो फिलहाल मैं एक बेस बना के रखूंगी 4200 का सपोर्ट एंड 5000 का रेजिस्टेंस। यही मूव मुझे फिलहाल दिख रहा है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगी ओनली अबाउट 5000 लेवल्स। तक करेक्शन देख चुका ट्रेंड हो सकता है कि नतीजों के ठीक बाद एक इम्पैक्ट आता हुआ यहाँ पर टूवर्ड्स अपसाइड नजर आए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इस तिमाही के नंबर्स से बेहतर, एटलीस्ट अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की हैं। हालांकि की एक्सपेक्टेशंस ढेर सारे की ग्रोथ मॉनिटरेबल्स भी हैं जिस पर नज़र रखनी होगी। ट्रिपल एसडी ग्रोथ पर, डिमांड के आउटलुक पर, आउटलुक फेस्टिव सीजन को लेकर क्या है और साथ ही स्टोर एक्सपेंशन को लेकर गाइडेंस क्या है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रखेंगे। लेकिन नतीजों से ठीक पहले ट्रेंड के स्टॉक प्राइस पर फोकस
आज के सत्र में बाजार खुलने के बाद इसे रिविजिट करेंगे। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी साडा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। प्री ओपन लेवल्स हमारे सामने हैं, बाजार की आज कमजोर शुरुआत शायद नजर आए, कैसे देख रही है मार्केट ओपनिंग से ठीक पहले, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। इस ट्रंकेटेड हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वीकनेस बरकरार है। कोई भी छोटे बाउंसेस में हम देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर इज इंटैक्ट। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा एंड लगातार हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक जो है वो रेजिलेंट रहा है, वो है पेटीएम। यहाँ पे नजर रहेगी मेरी, लगातार पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट किया है और अब हम देख रहे हैं कि अच्छी एक फॉलो अप देखने को मिल रही है। कल गैप अप के बाद प्राइस और वॉल्यूम दोनों में ही सर्ज देखने को मिला है एंड अपने ट्रेडिंग बैंड के हायर जोन्स पे आके ट्रेड करते हुए नजर आया ये स्टॉक। तो डेफिनेटली मोमेंटम अच्छी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है बाजार की वीकनेस और वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बाजार में देखेंगे तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसमें स्ट्रेंथ पिकअप होते हुए नजर आएगी। 1350 इमीडिएटली एंड देन 1370 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं पेटीएम पर। 1295 का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, 1295 का स्टॉप लॉस होगा, 1350 तक के टारगेट बनेंगे। 197 कम्युनिकेशंस, यानी कि पेटीएम में कल हमने अच्छी तेजी देखी भी, पेटीएम में करीब 4% के आसपास की, आज हल्की सी नरमी पर शुरुआत की, ये संकेत दे रहा है। एक्जो नोबेल पेंट कंपनी में वैसे तो कल हमने अच्छा एक्शन देखा, एशियन पेंट में अच्छी तेजी रही, बर्जर का शेयर चल रहा था। हालांकि एक्जो नोबेल कल के सत्र में सुस्त था और जो नतीजे आए वो भी थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू करीब 15% गिरा है और मुनाफे में हम देख रहे हैं कि एबिटा में 24% की गिरावट है, मार्जिन भी गिरा है इसका। वीक नंबर से एक्जो नोबेल के शेयर थोड़ा वीक रहा है। वैशाली जी, एक्जो नोबेल चार्ट जरा इसका चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको ये? आज में इतनी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। मेरी प्रेफरेंस रहेगी एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स के लिए लेवल, वैशाली जी? एक ही मिनट। सो आई वुड प्रेफर एशियन पेंट्स क्या फ्रेश बाइंग करनी है? एशियन पेंट्स में मुझे सही लग रहा है, दैट इज अ कंफर्टेबल लेवल टू बाय। ठीक है, एशियन पेंट्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ल्यूपिन के नंबर्स भी अच्छे आए हैं और मार्जिन में काफी हेल्दी ग्रोथ है ल्यूपिन के, और रेवेन्यू की बात करें 25% का उछाल, प्रॉफिट में हमने 73% का उछाल देखा है। ल्यूपिन 2000 रुपए के ऊपर के भाव और आज हो सकता है कि गैप के साथ खुले ये शेयर। ल्यूपिन को लेकर शिवांगी आपका क्या व्यू होगा, क्या गैप को चेज करना है? जी अभिषेक, लुपिन एक ऐसा स्टॉक रहा है जो फार्मा स्पेस में काफी वॉलेटाइल जरूर रहा है एंड इसमें हमने स्विंग्स काफी देखने को मिले हैं। वीकली बेसिस पे भी हम नोटिस कर रहे हैं कि एक डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्विंग जरूर हम प्ले आउट कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इंट्राडे ही प्ले आउट करें, पोजिशनल थोड़ा वेट कर सकते हैं अभी। बेसिस एक स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है, हालांकि पोजिशनल बेसिस पर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने की राय शिवांगी की तरफ से हमें मिलती हुई। इस बीच एस्ट्रल पर अलारा कैपिटल की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। नरेंद्र जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। एक्यूमुलेट की राइटिंग थी रेटिंग जो कि बरकरार रखी इन्होंने, हालांकि स्टॉक पर जो टारगेट्स हैं उन्हें बढ़ाया है, लक्ष्य 1420 से बढ़ाकर 1650 के किए हैं। रैशनल की अगर हम बात करें, इनके प्लम्बिंग वॉल्यूम्स जो हैं 20+% पर देखने को मिले हैं। कानपुर और हैदराबाद प्लांट में भी पूरी तरह से यूटिलाइजेशन के टेक आते हुए दिखे हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, लेकिन एस्ट्रल के स्टॉक प्राइस में कोई इम्पैक्ट टेक्निकली क्या आप देखते हैं? एस्ट्रल पे हमारा पॉजिटिव व्यू ही है और डेफिनेटली कंपनी ने 2 नए एडिसिव्स एंड पेंट्स में एडिशन किया है अपने बिजनेस में, तो उसका हमें आगे आने वाले टाइम में थोड़ा ग्रोथ इंप्रूवमेंट होने को मिलेगा। लेकिन इसमें इमीडिएटली हमें अपसाइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें डेफिनेट बाय करके चल सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव
कन्विक्शन है और यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा था टुवर्ड्स डाउनसाइड मूव्स थे, लेकिन पॉजिटिव ब्रोकरेज का इम्पैक्ट आज बाजार खुलने के साथ स्टॉक में कैसा आता है इस पर नजर रखेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर शिवांगी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो अंडरटोन बुलिश फंडामेंटल्स की अगर बात करें ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस ज़रूर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ताज़ा आंकड़ों और ताज़ा न्यूज़ फ्लोज की अगर बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर फोकस रहेगा। एलारा की एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रिपोर्ट भी आई हैं। खरीदारी की राय तो रखते ही हैं, जिसे बरकरार रखा है और यहाँ से आगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 3,700 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, फ्रॉम 2193 to 3,700। कितना पॉजिटिव लगता है आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़? जी मानसी, रियल एस्टेट फैक्ट में हमने देखा कि कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और कुछ दिग्गज स्टॉक्स में हमने देखा है कि गेन्स गिव अप होते हुए दिखे हैं पूरे हफ्ते के। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, बिकॉज स्टॉक में 1 से 1.5% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली अपने 50 डेमा से रिट्रेस करने की पूरी चांसेस रख रहा है, बट ओवरऑल थोड़े और डिप्स में हम बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन था पिछले 4 हफ्तों का, वो नेगेशन होते हुए दिखा है। तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन और ट्रेंड में पॉज देखने को मिल सकती है इमीडिएट बेसिस पे। लिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। रियल एस्टेट सेक्टर पर खास तौर से नज़र हमें रखनी चाहिए एंड इस पर फोकस रहेगा भी। लेकिन इस बीच 9 की नौरत्न की सूची भी एक बार देख लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं आज 9 की नौरत्न की सूची में क्या अडॉप्ट किया है हमने? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल से शुरुआत करते हैं। सिंगटेल अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। ये ब्लॉक डील की डिटेल्स अभी कुछ मिनटों में आती हुई नजर आएगी। करीब 2 से 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ऑलरेडी प्री ओपन में कारोबार करता हुआ 10,300 करोड़ की ये डील होने की उम्मीद थी। इसके अलावा बात करते हैं लुपिन की। काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। 1.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। नॉर्थ अमेरिका सेल्स अनुमान से बेहतर रहे। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका सेल्स में करीब 30% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और इंडिया सेल्स में भी 3% का ग्रोथ दिखा। अपोलो हॉस्पिटल्स अनुमान से बेहतर नतीजे। हेल्थको के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी आई। स्टॉक तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। RVNL 270 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है कंपनी को सेंट्रल रेलवे से। इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइज को 3,150 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है BMC से। 2% की तेज़ी यहाँ पर प्री ओपन में नजर आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर डियाजियो यूनाइटेड स्पिरिट्स की पेरेंट कंपनी ने अपना आउटलुक घटाया है। उनका मानना है कि डिमांड कमज़ोर रहने की उम्मीद है ग्लोबल मार्केट में। LIC के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अलग अलग सेगमेंट में मार्जिन्स काफ़ी मजबूत रहे हैं। कमिंस इंडिया, इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू में 26% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। EBITDA 40% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। 2% की तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक में प्री ओपन में दिखी है। अक्जो नोबल पेंट सेक्टर की ये कंपनी, इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। रेवेन्यू 15% और EBITDA 24% से गिरा, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में अभी प्री ओपन में कोई नेगेटिव एक्शन नहीं दिखा है। तो ये 9 स्टॉक्स आज के सत्र में जो नतीजों के दम पर, ऑर्डर विन्स के दम पर और ब्लॉक डील्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेषा, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज रहेगी नज़र और नतीजों के दम पर आज कमिंस इंडिया पर भी फोकस रहेगा। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा और उम्मीद से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं नतीजे। बट देखिए मार्केट आज थोड़ी सी गिरावट के संकेत दे रहा है। देखते हैं कि ऐसे मार्केट में भी कमिंस इंडिया अपने आप को कितना होल्ड करने में कायम रहता है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने एक अच्छा एक्शन ऑलरेडी देखा है जितने भी कैपिटल रिलेटेड काउंटर्स हैं उनमें, और साथ ही कमिंस के साथ साथ अगर आप इसके पेयर ABB की बात करें तो वहां पर जो नतीजे आए हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। ओके, तो लगभग 2% की तेजी प्री ओपन में। शिवांगी, क्या टेक रखती हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी, कमिंस इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शशि ये काफ़ी अच्छा काउंटर है एंड ओवरऑल हमने देखा है कि इसमें ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप देखने को मिलती है। हिस्टोरिकली देखा गया एंड वीकली बेसिस पे भी एक कंसिस्टेंटली
पिछले 30 हफ्तों से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिखा है ये स्टॉक और लगातार हमने देखा है कि मई ऑनवर्ड्स अभी तक इस स्टॉक ने 50 EMA को काफी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है। ओवरऑल काफी अच्छी मोमेंटम है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी यहाँ देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स गैप अप ओपनिंग के बाद हम लेवल्स एडजस्ट करेंगे, बट ओवरऑल अपसाइड जो है वो 4500 तक के लेवल्स यहाँ नेक्स्ट इमीडिएटली बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें और आगे की तरफ ट्रेड करें। स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिएगा और स्ट्रैटेजी जो है आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। लेकिन बाजार की शुरुआत पर एक फोकस करते हैं। आज के सत्र में बाजार खुलने के साथ साथ रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते फार्मा स्पेस फोकस रेडार पर रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे और नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट है इस पर नजर रखी जाएगी। LIC के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 31% की बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही भारतीय एयरटेल भी ब्लॉक्स की खबर आती हुई दिखी है। रिजल्ट्स की अगर बात करें, रिजल्ट्स के लिहाज से आज ऑटो सेक्टर फोकस रेडार पर रहेगा। मेटल स्पेस पर भी नजर रखिएगा। बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ट्रेंट जैसी निफ्टी की लार्जर प्लेयर्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेशंस बेहतर नतीजों से ट्रेंट के लिए हैं। ऑटो सेक्टर लगातार फोकस रेडार पर है। ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए देखिए। अभी थोड़ी देर पहले फाडा के भी डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर थे। इसके चलते ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसरीज फोकस रेडार पर रहेंगे। दिविज लैबोरेटरीज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टोरेंट फार्मा, पेट्रोनेट LNG, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे कंपनियों के नतीजे आ जाने वाले। नंबर से ठीक पहले क्या कॉशियस है इन स्टॉक में आउटलुक या फिर फर्दर अपसाइड नजर आ रही है, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। आज के सत्र में कल ही की तरह सरकारी बैंक्स का खेमा क्या बाजार को संभालने का काम करेगा, क्योंकि विदेशी बाजार से संकेत जो है भारतीय बाजार के हक में फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। और साथ ही भारतीय बाजार के भी अपने इंडेक्स वाइज पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वॉलेटाइल मूव्स हैं। स्टॉक्स में ढेर सारे अप्रोचेस मिल जाएंगे आपको, खबरें ढेर सारी हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल प्लेज, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, ये सारे सेक्टर्स फोकस रेडार पर रहेंगे। लेकिन क्या इंडेक्स आज भी थकान महसूस करेंगे, इस पर हमें रखनी है नजर। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स बस 13 सेकंड्स में बाजार की शुरुआत पर है हमारी नजर। और प्री ओपन टिक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव 25,000 के लेवल्स को अगर कायम रख पाएं तो चलिए अच्छी शुरुआत फिर भी कही जाएगी। इंटैक्ट रख रहे हैं 2 ट्रेडिंग सेशन से 25,000 के लेवल्स को निफ्टी, एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं। बाजार की शुरुआत इस वक्त आपके स्क्रीन पर स्टॉक वाइज रिजल्ट बैक्ड एक्शन पर फोकस रखते हुए इस वक्त अगर आप देखें 25,400 के लेवल्स के पार निफ्टी शुरुआत करता हो। 100 अंकों की बिकवाली है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रख पाए हैं हम। बैंक निफ्टी में 150 अंकों की कमजोरी, 57,400 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में शुरुआत। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की बिकवाली, 82,880 के लेवल्स। और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। सो एज एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं इंडेक्स वाइज कमजोरी जो है मार्केट में इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई। इस कमजोरी में कौन से लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि बाजार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इन्फोसिस, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, इन स्टॉक्स पर रखें नजर। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही हैं। मार्केट की हीट मैप को भी अगर ओपन करके देखेंगे तो बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इस वक्त मार्केट में तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। लेकिन एटलीस्ट हम देख रहे हैं कुछ फार्मा मेजर्स, कुछ हॉस्पिटल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं, लार्जर प्लेयर्स जो कि बाजार को संभाल पाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम है ये कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में बिकवाली है। मेटल, एनर्जी, PSU बैंक, रियल एस्टेट, डिफेंस, सारे के सारे सेक्टर्स इस वक्त गिरावट झेलते हुए। ऑन दी फ्लिप साइड गिरावट लार्जर प्लेयर्स में भारतीय एयरटेल, HUL, रिलायंस, HDFC बैंक, NTPC जैसे काउंटर्स से हैं, जहां पर बिकवाली का दबाव। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस पर नजर रखें। बाजार खुलने से ठीक पहले इसे टच बेस किया था, एक्सपर्ट से राय भी ली थी। नतीजों से ठीक पहले ट्रेंड में 0.5% गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज 6% की तेजी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 5% की तेजी। एटलीस्ट ये कुछ काउंटर्स हैं जिन्हें हम ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर दिखा सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं। बिकवाली जो है हावी होती हुई दिख रही है। लार्जर प्लेयर्स लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस, ये वही स्टॉक है जो कि कल अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा था। गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ स्टॉक आज 10% की गिरावट दिखा रहा है। 7049 के लेवल्स ओपनिंग का फिसड्डी इस स्टॉक को कहा जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे ABB इंडिया के स्टॉक प्राइस में भी करीब 4% की गिरावट है। भारतीय एयरटेल न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस रेडार पर था, वहां पर भी बिकवाली का दबाव। करीब 5 करोड़ शेयरों के सौदों की खबर आती हुई और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं स्टॉक में डाउनसाइड मूव्स जो है वो इंटैक्ट होते हुए। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की कुछ तमाम कंपनियां जिस पर फोकस है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, बजाज होल्डिंग, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट फार्मा और संवर्धना मदरसन।
कुछ तमाम कंपनियां जो कि हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज करती हुई दिख रही है, लेकिन लगभग सारी की सारी कंपनियों में डाउन साइड जो है वो ज्यादा विजिबल नजर आएगा। लार्जर प्लेयर्स निफ्टी 50 की चाल की अगर बात करें, यहाँ पर मजबूती सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा प्लेयर्स 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त निफ्टी 50 में मजबूती दिखा रहे हैं। सन फार्मा के स्टॉक को पुल अप कीजिए, ट्रेंट, इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर, नेस्ले, सिप्ला और SBI लाइफ। इसके इतर लगभग सारे के सारे लार्जर प्लेयर्स में बिकवाली है। भारती एयरटेल, HUL, JSW स्टील, TCS, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ये तमाम स्टॉक्स में बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। सेक्टर वाइज बाजार की चाल को एक बार क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। इंडेक्स अपने निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ गिरावट और गहराती हुई, और सेक्टर वाइज एक भी सेक्टर इस वक्त नहीं है जहां पर हरे निशान के साथ खरीदारी कायम है। फार्मा, ऑटो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, FMCG, एनर्जी, मेटल, IT, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं बिकवाली झेलते हुए। सो बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है जैसे एक्सपेक्टेड था। देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं। मार्केट का टेक्सचर जो है एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, 570 एडवांसेस के सामने 1700 डिक्लाइंस, और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। मार्केट का हीट मैप, निफ्टी हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स। तो बाजार की हम देख रहे हैं कि कमजोर शुरुआत, जिस तरह के इंडिकेशंस आए थे गिफ्ट निफ्टी से, बिल्कुल उसी तर्ज पर खुला है और 25,400 के लेवल को भी तोड़ा है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक ने 57,300 को तोड़ा है। हमारे साथ वैशाली जी थी, वैशाली जी कह रही थी कि ये 57,300 के नीचे जाए तो निफ्टी बैंक वीक हो जाएगा, और अगर 25,450 अगर निफ्टी पर टूटा तो निफ्टी वीक है। अब दोनों उस लेवल के नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रेडी है अपनी ओपनिंग ट्रेड देने के लिए। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कहां पर आपकी नजर गई है और बाइंग का सौदा आपने खोजा है या फिर कोई सेल साइड का ट्रेड आपके पास है? जी अभिषेक, मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि प्रेशर इंटैक्ट है, बरकरार है, बट जो मॉर्निंग ट्रेड था मैं उसी के साथ जाना चाहूंगी। GI ट्रेड करती हूँ पेटीएम पर, जो कि लगातार पिछले 25 सेशन से बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। और ओवरऑल हमने देखा है ये स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है वीकली बेसिस पे, एंड बहुत ही अच्छी फॉलोअप यहाँ पे देखने को मिली है हायर जोन से ब्रेकआउट करने के बाद। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे नेक्स्ट इमीडिएटली 1350 और फिर 1370 के टारगेट्स के लिए, और 1290 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, 1290 का स्टॉप लॉस होगा, 1350 1370 तक के टारगेट्स के लिए। थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है वैसे पेटीएम की आज। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। आप जरा बताइए कि आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा सा वीक ओपन हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं कि तीसरा दिन है जब सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो थोड़ा फार्मा के साथ जाना चाहूंगा मैं, जहाँ पे थोड़ा सा कुशन शायद हमें मिल सके यहाँ पे। तो बायोकॉन के स्टॉक पे मेरी नजर है, हालांकि थोड़ा सॉफ्ट खुला है स्टॉक, तो मौके अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग एडिशन करने के लिए। तो नीचे में 375 370 का स्टॉप लॉस लगाना और ऊपर में 405 के लक्ष्य के लिए बायोकॉन में खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे। उसके अलावा थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए अभिषेक जी, मार्केट थोड़ा सेटल हो। अगर 25,300 ब्रेक करता है निफ्टी तो शायद यहाँ पे 25,200 के नीचे तक निफ्टी के आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है 25,300 पे पूरे अप मूव का। ठीक है, ये राय आपके लिए बायोकॉन को लेकर ट्रेड करने की सलाह है। भारतीय एयरटेल हम देख रहे हैं कि निफ्टी का ये टॉप लूजर है, और वजह इसकी ये है कि एक ब्लॉक डील हुई है इसमें। खबर ये है कि सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी ट्रिम की है कंपनी में करीब 0.8%, और ये बड़ी ब्लॉक डील ये रही है। 2030 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील हुई है, और ऑलमोस्ट उसी भाव पर अब ये शेयर आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 5.13 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। सिंगटेल जो कि प्रोमोटर ग्रुप की ही कंपनी रही है। 3% की गिरावट लगातार दूसरा सत्र जब शेयर में कमजोरी देख रहे हैं। नरेंद्र सोलंकी जी, भारतीय एयरटेल जिन्होंने रैली मिस की, अब 2 दिन की गिरावट आ गई है, क्या भारतीय एयरटेल नए निवेशकों को खरीदना चाहिए?
जी बिल्कुल, हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू है, और जिस हिसाब से अगर आप रिजल्ट्स देखें और जिस हिसाब से ओवरऑल जो टेलीकॉम सेक्टर स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पे लार्जली ऑलमोस्ट एक डुओपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, और वोडाफोन का जो रिकवरी है वो फिलहाल तो थोड़ी सी दूर है। और रिजल्ट्स में अगर देखें तो 256 का जो एआरपीयू कंपनी ने दिखाया है, तो वो जो हमारा जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग एआरपीयू का, वो हमें लगता है मेंटेन रहेगा। और जो अभी जो गिरावट आई है उसमें डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बनती है स्टॉक में एंट्री लेने का। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमारे इसमें पॉजिटिव व्यू है। ब्लॉक के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हावी होती हुई 3.5% की गिरावट आप फिलहाल देखेंगे भारती एयरटेल के काउंटर में। पर इस बीच और कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। देखिए निफ्टी बैंक में तो गिरावट हावी है ही, यहाँ पर लगभग 350 अंकों की कमजोरी है, और निफ्टी 50 भी अभी गिरावट का शिकार हो रहा है। बट आज कई सारे आईटी काउंटर्स भी रीबाउंड ले रहे हैं। देखिए कल ही हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आईटी मोमेंटम दिखा रहा है, बट जिस तरीके की कमजोरी आप देखिए जितने यूएस के टेक हैवी काउंटर्स में हो रही हैं, और खास तौर से वो जिनका एआई में एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पर जो है गिरावट हावी है, और उसका कुछ रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी आता हुआ। एक बार आदित्य, कोई आईटी काउंटर जो कि आपको अभी भी वीक लग रहा है, और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि देखिए जो यूएस की गिरावट है या कुछ और अन्य ज्योग्राफीज, साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, उनके मार्केट में जो टेक काउंटर्स गिर रहे हैं उनमें रनअप भी बहुत अच्छा आया है। एआई से रिलेटेड जो जुड़े काउंटर्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पर भारत के आईटी कंपनीज एकदम डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ अच्छे मूव्स भी नहीं आए हैं, अर्निंग्स आउटलुक थोड़ा सबड्यूड है। तो क्या आपको लगता है आईटी बिकवाली करनी है या फिर निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके ढूंढे, और कौन सा रहेगा वो स्टॉक? गुड मॉर्निंग सृष्टि। मैं एक्चुअली थोड़ा काउंटर ट्रेंड करना चाहूंगा। मैं बिकवाली नहीं करना चाहूंगा आईटी पे, क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा कि हम अगर देखें ग्लोबली आईटी स्टॉक्स और जो स्पेशली एआई ड्रिवन आईटी स्टॉक कंपनीज है, उनमें एक बहुत अच्छी रैली आई थी। इंडियन आईटी कंपनीज ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है और चला ही नहीं है ये सब स्टॉक्स हमारे आईटी कंपनीज की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मौके ढूंढने चाहिए। अगर आपको वीकनेस मिलती है तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करके चले, पोर्टफोलियो में एडिशन करना चाहिए स्टॉक्स को। एचसीएल टेक हो गया, टीसीएस हो गई और इन्फोसिस हो गई, ये तीनों दिग्गज आईटी कंपनीज मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और कम से कम 1 से 2 साल का नजरिया बनाए इसमें, और आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार आपको रिटर्न्स निकल कर आएंगे। और शिट्टी कहते हैं ना, जब आप कोई सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर ओन, अंडर ओवरलुक्ड हो, उसी को एक सेक्टर को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल वहां पे निकल कर आता है। तो मेरे हिसाब से आईटी पे ये जो आज वीकनेस देखने मिल रही है, इसको मौके की यूज करे और खरीदारी करे। तीनों ही स्टॉक में एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस, और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के साथ बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। ऑलराइट, तो चलिए आईटी में बिकवाली नहीं करनी है, ये राय आती हुई एक लॉन्ग टर्म बेट के तौर पे आप देखिए। और देखिए कई सारी आईटी कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी हेल्दी है। तो उस लिहाज से भी अभी हाल फिलहाल जब नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं थे तो कई सारे एक्सपर्ट ने उसको भी हाईलाइट किया था। पर इस बीच एक बार लुपिन पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो काफ़ी शानदार आए थे। आप देखिए 46% की ग्रोथ जो है इन्होंने अपने यूएस कारोबार में दर्ज की है। अन्य पैमानों पर भी जो नंबर्स हैं, चाहे आप मार्जिन ले लीजिए, आय ले लीजिए, वो सभी उम्मीद से बेहतर है। हाँ, इंडिया बिजनेस जरूर है जहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं है। मैनेजमेंट ने बोला तो है कि इंडस्ट्री से 20-30% ज्यादा के ग्रोथ रेट पे ग्रो करेंगे, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर शिवांगी, लुपिन यहाँ पर 1% की ही तेजी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है कि स्टॉक चलने के लिए तैयार होगा, या फिर कुछ लेवल्स का वेट करेंगी आप? जी बिल्कुल, लुपिन की हम यहाँ बात करें तो ये काफी वॉलेटाइल काउंटर रहा है। लगातार स्विंग्स देखने को मिले हैं पिछले 25 से 28 हफ्तों से, और यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है हायर जोन्स पे, और सपोर्ट पे भी हम देख रहे हैं कि बाउंस बैक है। तो ओवरऑल ये काफी कंसोलिडेटिव रेंज में कामकाज करने की पूरी पॉसिबिलिटी रख रहा है। एंड ओवरऑल कल के एक बहुत ही गहरे बेरिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद हम देख रहे हैं कि आज भी इसका ओपन और हाई सेम लेवल्स पे है। तो मोमेंटम बनते हुए नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत लैकलस्टर मूव जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में कंसोलिडेटिव मूव की तरफ। ये एक राय लुपिन के स्टॉक प्राइस पर बाजार खुलने से पहले भी इसे हमने टच बेस किया था, लेकिन एक नज़र
इंडेक्स पर भी होनी चाहिए क्योंकि बाजार में गिरावट और ज़्यादा गहराती हुई नज़र आ रही है। जहां शुरुआत हमने की थी 25,500 के लेवल्स को हमने कायम रखा था, वहां से फिर से गेंस जो हैं वो फ्रिजल आउट होते हुए दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त बाजार जो है कामकाज करते हुए 25,334 के लेवल्स, करीब 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में। बाजार में और गिरावट बढ़ती हुई बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल्स, यहाँ पर भी कमजोरी, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। लार्जर प्लेयर्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में जिस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है इस पर एक टेक होना चाहिए। आदित्य, गुड मॉर्निंग। स्मॉल कैप स्टॉक्स पर एक नज़र डालते हैं और आज के सत्र में चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहां पर मजबूती है। अभी ऑयल रिफाइनर्स लाइक MRPL, चेन्नई पेट्रो, इनमें अच्छी मजबूती है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी मजबूती है। लेकिन एम्बर एंटरप्राइजेस के साथ क्या हो रहा है? 10% के डाउन ट्रेंड्स, कैसे देख रहे हैं स्टॉक की चाल को आप? गुड मॉर्निंग मानसी। एम्बर एंटरप्राइज की हम अगर चर्चा कर ले तो रिजल्ट्स थोड़े वीक आए थे। एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले काफी ज्यादा खराब आए थे, पैट लॉस आया था। तो स्टॉक में एक बिकवाली जरूर देखने मिल रही है। करंट लेवल्स पे मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप बने रहे। इसमें नीचे स्टॉप लॉस आपको 7,000 का लगाना है एक बार। अगर 7,000 ब्रेक करता है तो मे बी आपको और नीचे के लेवल्स पे और आपको नीचे स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप बने रहे स्टॉक में। मैनेजमेंट कॉन कॉल है, उसके बाद अगर वहां से कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो मे बी एक रिकवरी स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो फिर हम इसको एक फ्रेश बाइंग के लिए देखेंगे। तो चलिए, ये का टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। और इनफैक्ट अगर आप देखें, बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे एम्बर एंटरप्राइजेस। लेकिन जहां हम आईटी स्पेस का जिक्र कर रहे हैं, चुनिंदा कंपनियां जिनके नंबर्स आते हुए दिखें, बिरला सॉफ्ट के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र होनी चाहिए। ऑर्डर बुक वाइज स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज देखने को मिले हैं और साथ ही रेडिंगटन के स्टॉक प्राइस पर भी एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि रेडिंगटन के भी नतीजे आते हुए दिखे थे। और नंबर्स की ही अगर बात करें, स्टॉक में हमने एक अपसर्ज देखा था जब नतीजे आए थे, क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर करीब 32% का इजाफा ना ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने मिला ज़रूर था। लेकिन अब यहाँ से इन स्टॉक्स में भी डाउनसाइड विजिबल नज़र आ रही है। शिवांगी, रियल आईटी सेक्टर में छोटी मजॉली कंपनियों पर अगर फोकस डालें, कैसे देख रही हैं इसकी चाल आप? शिवांगी, आईटी इंडेक्स करीब 1.5% टूटता हुआ 35,000 के नीचे फिसला है। स्मॉलर आईटी स्क्रिप्ट्स पर क्या राय होगी? जी मानसी, आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है, तो यहाँ पे एक रब ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। और ओवरऑल हैवी वेट जो आईटी काउंटर्स रहे हैं वो चपेट में ही रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जो छोटे मजॉले आईटी काउंटर्स हैं उनमें भी हमने देखा है कि एक लेवल्स ब्रेकडाउन होते हुए दिखे हैं और पिछले हफ्ते के लॉसेस को गेन्स को पूरे रिकूप करते हुए दिखे हैं ये स्टॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। और आईटी में अमेरिका में जो एआई बबल की बातचीत हो रही है, थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट उसका आएगा। हालांकि देखिए, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है। हमारी जो कंपनीज हैं वो सर्विसेज वाली कंपनी है और वहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं ज़्यादातर वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं। तो कारोबार अलग है, बट ये है कि सेगमेंट ठीक है, तो हो सकता है कि उसके चलते थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिले। और आज हम देख रहे हैं कि आईटी का जो इंडेक्स है सबसे ज़्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है, करीब 1.5% नीचे है। आज जहां पर थोड़ी बहुत निफ्टी में तेजी दिखाई दे रही है, आईसीसी बैंक 6 महीने के निचले स्तर पर चला गया था, लगातार गिरावट हो रही थी, थोड़ी सी बाइंग वहां पर है। सन फार्मा नतीजों के बाद थोड़ा नरम था और हम देख रहे थे कि 2 दिन से गिर रहा था, आज थोड़ी बाइंग आई है। इटर्नल लगातार प्रेशर में था, 300 रुपए के आसपास आके थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। हल्की सी बाइंग आज के सत्र में हो रही है। ये कुछ स्टॉक्स से पावर ग्रिड पिट रहा था, नतीजे भी कमजोर आए, 270 रुपए के आसपास गिर के आ गया था। पावर ग्रिड में हल्की सी बाइंग है। आदित्य जी, कहीं पर इन स्टॉक्स में आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत या फिर स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं? कोई शेयर जो आपके रडार पर हो? अभिषेक जी, बैंक्स के साथ जाना चाहूंगा, स्पेशली लार्ज कैप बैंक। जैसा कि आपने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक, उसमें हमने लगातार एक बिकवाली का दौर देखा है और अंडर परफॉर्म किया है, जबकि एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस एक अच्छा मूव दिखाए थे। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट्स के पास आ रहा है स्टॉक। 1290 1300 का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक पे थोड़ी सी फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे और करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, स्टैगर्ड बाइंग करे।
पार्शियल बाइंग अभी करे और अगर ये 1300 के आसपास मिलता है आपको तो फिर कंप्लीट बाइंग करें। यहाँ पे 1290 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में आने वाले दिनों में आपको 1400 से लेके 1450 की लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 1400 से लेकर 1450 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आईसीसी बैंक 1350 रुपए के आसपास की ये प्राइसेस हैं। एक राय आपसे, अगर हमारे पास नरेंद्र सोलंकी जी हैं तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राय चाहिए ईएमएस वाले स्टॉक्स पर। शिवांगी, आप जरा व्यू दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केन्स टेक लगातार ये शेयर गिर रहा है। महीने भर में करीब करीब 18% ये टूट गया है। अगर हम डिक्सन टेक की बात करें तो इसमें भी हम वैल्यूएशन करेक्शन लगातार देख रहे हैं। 15,000 रुपए के नीचे आ गया है। आज फिर से हम 2.5-3% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग का एक दौर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए? जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि अब तो 15%, 20% ये शेयर ऊपर से हल्के हो गए हैं, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल अभिषेक, आईटी स्टॉक्स के बारे में हमने जस्ट जिक्र किया कि यहाँ पे वीकनेस जो है वो बरकरार रहेगी और यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे एक वीकनेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और परसिस्ट करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की नजरिया रहेगी और थोड़ा स्टेबलाइज होने की इंतजार करे बाइंग शुरुआत करने से पहले। चलिए, ये कुछ काउंटर्स, आपके ईएमएस से रिलेटेड काउंटर्स पे आप एक्शन देख रहे हैं और एम्बर एंटरप्राइज के नंबर्स जो हैं बेहद ख़राब रहे हैं, जहां पे मार्जिन 7% से भी ऊपर आने की उम्मीद थी। 4-5% कंपनी के मार्जिन रहे हैं और देखिए स्टॉक में भी क्या भारी गिरावट है एम्बर एंटरप्राइज की और साथ ही लॉस भी कंपनी ने दर्ज किया है। पर इसी के साथ साथ मार्केट्स में वीकनेस तो बरकरार है। अब देखते हैं कि अगले हाफ में रिकवरी आती है या नहीं, वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ कुछ काउंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ ले रहे हैं। अब लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स हल्की सी बढ़त दिखा रहे हैं निफ्टी 50 में। देखते हैं ये ब्रेथ मार्केट की सुधरती है या नहीं। पर इस बीच हमारे साथ कुणाल बोथरा भी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और समझते हैं कहां पर है उनकी नज़र। सो कुणाल, क्या लगता है रिकवरी आएगी सेकेंड हाफ में? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में रिकवरी आएगी, बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स में भी आज काफ़ी अच्छा करेक्शन हम स्टार्ट में देख रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब मार्केट में रिकवरी आती है तो हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। उस सेक्टर्स में फिलहाल हमें अभी भी मेजर सेक्टर्स नहीं मिल रहे जहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रेंथ या कंसिस्टेंसी या आउट परफॉर्मेंस आने की आशंका है। तो अगर मार्केट नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट 1 आवर में अगर वो पैटर्न दिखाता है तो अलग बात है। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो चुका है इन लार्ज कैप या इंडिविजुअल सेक्टर्स में। उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि करेक्टिव वेव फॉर्म हो रही है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। जो हम 26,000 के आसपास थे वहाँ पे बहुत फ्यू सिलेक्ट सेक्टर्स थे जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, और 25,300-400 के आसपास जब हम आ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट हो चुका है। काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है करेक्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारे जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे उनमें भी हम देख रहे हैं कि मॉडरेशन आ चुका है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक फ्लैटिश, एक मॉडरेटिंग रेंज रहेगा। ब्रॉडली 25,300 के लेवल्स को हम होल्ड कर जाएंगे इंडेक्स में आज के लिए तो एटलीस्ट। ऑलराइट, तो 25,300 को कहीं ना कहीं हमें होल्ड करना चाहिए आज के लिए, ये राय आती हुई फिलहाल निफ्टी 50 में। पर कोई सेक्टर लीडरशिप नहीं दिखा रहा है, ये बात तो साफ है। सेलेक्ट फार्मा, सेलेक्ट हेल्थ केयर काउंटर, सेलेक्ट आप देखिए सेम ही सेक्टर में जहां पर कमिंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एबीबी में गिरावट है, तो उस रिजल्ट्स के रिएक्शन ही आज बाजार में हावी होते हुए दिख रहे हैं। बट अब जिसके नतीजे आने वाले हैं वो है बजाज ऑटो। और कुणाल, मैं आपके पास बजाज ऑटो के लिए ही आना चाहती थी। वजह ये है, देखिए इस बार जितने भी ऑटो के अर्निंग्स आए उनमें मार्जिन्स कुछ बहुत तगड़े या फिर बहुत अच्छे नहीं आए, और वही एक वजह है कि कंपनीज में हाल फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अब टीवीएस मोटर्स के मार्जिन्स देख लीजिए, हल्की सी निराशा हाथ लगी और किस तरीके का सेल ऑफ हमने देखा। मारुति के नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स कुछ बहुत खराब नहीं थे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री में अब कुछ एक्साइटिंग नहीं दिखा तो इसीलिए गिरावट हावी होती हुई दिखी। पर बजाज ऑटो के नंबर्स में भी हम लगातार बता रहे हैं कि 20% से ऊपर के मार्जिन आने चाहिए। अगर वहां पर भी निराशा हाथ लगती है कुणाल, क्या लग रहा है आपको चार्ट्स देख के कि मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा है? क्या बाकी इसे क्यूज लेकर थोड़ा उस तरीके का रिएक्शन है, क्योंकि नतीजों के ठीक पहले फिर 1% की गिरावट बजाज में? तो इनफैक्ट बजाज ऑटो की बात करें, जो अगस्त के लेवल्स थे बजाज ऑटो में, जहां से वो रैली स्टार्ट हुई थी ऑटो स्टॉक्स में, वो लेवल्स पे वापस आ चुका है। 8,600-700 के आसपास की लेवल स्टार्ट हुई थी वहां से बजाज ऑटो के लिए।
और एक और स्टॉक जो मैं आपकी लिस्ट में ऐड करूंगा वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो आई थिंक लास्ट 4-5 दिनों में एटलीस्ट हमने देखा कि 5 से 8% गिर चुका है अपने रिसेंट स्विंग हाई से। ये काफ़ी सारे इंडिकेशंस है कि मार्केट थोड़ा सा एज पे है इन ऑटो स्टॉक्स में। जितनी एक्सपेक्टेशंस भरी थी लास्ट 2 से 3 महीनों में जो जीएसटी काट के अनुमान से, वो मेरा मानना है कि मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो चुका है इन सारे स्टॉक्स पर। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये थोड़े से एक सेटबैक सेक्टर बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट मैं अभी भी जो हम ब्रेकआउट देखा था अगस्त में मारुति और आयशर मोटर स्पेसिफिकली में, तो मेरा मानना है कि ये अभी भी टॉप फेवरेट स्टॉक्स बन सकते हैं जब भी ऑटो स्टॉक्स में एक रिकवरी या एक वापस अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं ऑटो स्टॉक्स में वो है मारुति और आयशर मोटर्स। और मेरा मानना है कि जैसे ही मार्केट्स अगर बॉटम आउट कर जाते हैं तो ऑटो स्टॉक्स में स्पेसिफिकली ये 2 स्टॉक्स हैं जिसमें मेरी नज़र रहेगी और मेरा मानना है कि इनमें बाय एंड डिप्स करनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ऑटो सेक्टर पर लगातार फोकस है और ऑटो बिक्री के आंकड़ों के साथ साथ फाडा के डेटा जो आज सुबह आए उसके चलते भी आज ऑटो सेक्टर पर फोकस है। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, इस सेक्टर पर कन्विक्शन है और यहां से आगे फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड एब्सोल्युटली नजर आएगी। बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 के हीट मैप को अगर देखें, लिटरली 5 से 6 स्टॉक्स हैं जहां पर हम मजबूती देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, एसबीआई लाइफ और पावर ग्रिड। इनके अलावा हर स्टॉक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, यानी कि करीब 44 स्टॉक्स में गिरावट है और 5 से 6 स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुणाल, एज वी स्पीक ये लार्जर प्लेयर्स हैं जहां पर मजबूती है, लेकिन भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस, एसबीआई जैसे लार्जर प्लेयर्स गिरावट भी झेल रहे हैं। आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? तो काफ़ी सारी जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकडाउन आया है। पहला है आईआरसीटीसी, जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जिसने 710-715 के लेवल्स को ब्रेक किया है, ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है आईआरसीटीसी में, तो इसमें मैं सेल की सलाह दूंगा। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक नियर टर्म वाइज 680-685 के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो 690 का मेरा अर्लियर टारगेट था, उसको रिवाइज कर सकते हैं स्टॉक में। करंट लेवल्स पे 685 का एक टारगेट रख सकते हैं आईआरसीटीसी पे, 710 का स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड एक दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें कंसिस्टेंट बाउट ऑफ वीकनेस हम देख रहे हैं। 600 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है डाउन साइड में, तो मेरा मानना है जुबिलेंट फूड एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 555 का नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं करंट लेवल से जो ट्रेड इनिशिएट करना चाहे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 580 का। ओके, एक स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कुछ समय पहले आई थिंक लास्ट वीक ही नतीजे आए थे। आदित्य, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में आज मजबूती नज़र आ रही है और तेज़ी की चाल इस स्टॉक में फ़िलहाल ऑलमोस्ट 3 से 4% के गेन से 3417-18 के लेवल्स पर ये कामकाज करता हुआ। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक बहुत बड़ा अप-मूव देखने मिला था, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी। बहुत सिमिलर जैसा कि बहुत सारे रीसेंट अप-मूव स्टॉक्स में हमें देखने मिल रहा है। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ मैं सजेस्ट करूंगा बने रहे स्टॉक में। ऊपर में आपको 3700 से 4000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और अगर आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी भी आप मौके ढूंढ रहे हैं तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं। 3200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे, और ऊपर में आपको 4000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिल सकेंगे। तो अच्छा मौका है करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फ्रेश लॉन्ग लेने का, और अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहे यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन है तो बने रहे नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। कुणाल जी, एक राय आपसे इंडियन होटल के शेयर पर चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि नतीजों के बाद शेयर की पिटाई हुई। आज गिरावट के बाद, आज शुरुआत के बाद फिर से गिरावट काफ़ी तेज़ी से इसमें गहरा रही है और भाव हो गए हैं ₹750 के, और ये 52 वीक लो पर फिलहाल ये शेयर पहुंच गया है। इंडियन होटल, क्या राय होगी आपकी, क्या करना चाहिए इसमें? तो फिलहाल करंट लेवल से एक्चुअली क्या हो गया है अभिषेक, इसमें कि 675 के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो जो 200 डीएम है वो करीबन 765 के आसपास है इंडियन होटल्स में। तो करीबन ये 15% डाउन हो चुका है अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से। और हम जनरली इसको इस तरह से मेजर करते हैं कि जब स्टॉक 15% या 20% अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से या अपसाइड या डाउनसाइड में डाइवर्ज हो जाते हैं तो वहाँ से एक मीन रिवर्जन कर्व बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट लेवल से वो 15% लगभग डाउन है अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से, तो एक बाउंस बैक ट्रेड बनता है इंडियन होटल्स में करंट लेवल से। तो व्यू ब्रॉडली स्टॉक में लास्ट 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट गिरावट है। तो मीडियम टर्म व्यू, ये लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी थोड़ा सा स्लगिश या नेगेटिव है, बट जस्ट शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में लास्ट 2 दिन की सेलिंग या जो भारी सेलिंग आई है इंडियन होटल्स में,
उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग या एक बाउंस बैक मोड बन सकता है इंडियन होटल्स पे। ठीक है, इंडियन होटल्स को लेकर ये व्यू, लेकिन आप ये देखिए कि आज जो ईएमएस वाले स्टॉक है ना वो क्रैश हो रहे हैं और थोड़े मोड़े नहीं। अंबर एंटरप्राइजेज आप देखेंगे करीब करीब 14% ये शेयर टूट गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केन्स टेक में, डिक्सन में, सिरमा एसजीएस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे के सारे शेयर टूट गए हैं। और पिछले महीने भर का मैं ट्रेंड देख रहा था, केन्स टेक 18% टूटा है, अंबर 20%, डिक्सन टेक 14%, सिरमा एसजीएस 10%। तो भारी गिरावट और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा फ्रॉड था। ये चर्चाएं हम पहले भी करते थे कि कितनी जस्टिफाइड है। अभी जब करेक्शन आता है तो फिर मन में सबके सवाल उठता है कि अच्छा वैल्यूएशन महंगे थे, अब इसके चलते टूट रहे हैं। कुणाल जी, व्यू आपसे ही चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक्स हैं वो क्या करें? पहला सवाल, क्या वो एग्जिट ले लें? क्योंकि अब ये सेल ऑफ रुकने का नाम नहीं ले रही है कोई, सारे के सारे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट टूट रहे हैं। और दूसरी चीज, जिनके पास नहीं है, जिनके मन में मलाल रह गया कि अच्छा रैली मिस हो गया, अब तो सस्ते हैं उनके लिहाज से, कैसे गाइड करेंगे आप? क्रिटिकल सिचुएशन इन स्टॉक्स के लिए अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें स्पेसिफिकली तो लास्ट 5 दिनों में 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में करीबन 2000 पॉइंट की सेलिंग आ चुकी है। 8500 के लेवल से करीबन 6700 के आसपास आ चुका है स्टॉक। बट ऐसा लग रहा है कि आई थिंक करंट लेवल से कि जो RSIs वगैरह जो इंडिकेटर्स है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं अंबर एंटरप्राइजेस में। तो ये इंडिकेशन होता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए और वहाँ से एक बाउंस बैक या एटलीस्ट एक कंसोलिडेटिव मोड बन सकता है। बट ऐसे जो शार्प इम्पैक्ट होते हैं स्टॉक्स में जो हायर लेवल से स्टार्ट होते हैं, वो फर्स्ट इंडिकेशन होते हैं कि स्टॉक एक नियर टू मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। तो इसे 2 लेग में प्ले करना चाहिए आइडली। शॉर्ट टर्म वाइज यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6600 के लेवल्स या 6500 के आसपास एक अच्छा कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अंबर एंटरप्राइजेस में। बट उसे एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए ही खेलना चाहिए, 200 300 500 पॉइंट के लिए खेलना चाहिए। और अगर वापस से स्टॉक 7000 के आसपास आता है, 7000 7200 के रेंज पे, तो वहाँ से एक फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में। अंबर को लेकर ये व्यू हो गया। आदित्य जी, एक बार जरा आप मिंडा कॉर्प के शेयर को चेक कीजिए। सॉलिड कंपनी है वैसे मिंडा तो, और कल हमने देखा कि गिरावट आई थी और आज शेयर में रिकवरी अच्छी है। वीक मार्केट में भी करीब करीब ये 4% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रॉफिट के फ्रंट पर भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है और 17-18% प्रॉफिट रहा है और हाईएस्ट एवर उन्होंने क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो ये सिर्फ हो सकता है कि आज नहीं, आगे भी थोड़ा चलता हुआ दिखाई दे ये शेयर। मिंडा कॉर्प चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? थोड़ा उठा पटक हमने शेयर देखी एक रेंज में ही, क्या चलने के लिए तैयार आपको लग रहा है अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी समय से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। सितंबर 2024 से अगर हम देखें, स्टॉक एक रेंज में ही था और एक अच्छा खासा वॉल्यूम कंसोलिडेशन भी हमने देखा था। आज के ट्रेडिंग सेशन पे हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम पे एक अप मूव है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले हमने देखा था एक अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया था। तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड इसमें लेना पड़ेगा और ऑटो एंसिलरी कंपनीज यूजुअली बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसमें एक थोड़ा सा लंबे समय के लिए पोजीशन बनाए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट इसको जैसे यूज करे। 650 के लेवल जिसमें इमीडिएट देखने मिल सकते हैं। अगर 650 क्रॉस करेगा तो शायद 690 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अगर डिक्लाइन यहाँ पे देखने मिलता है 580 570 तक और ऐड करे पोजीशन को, और 550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा है इसमें, और 650 से 700 के लेवल्स का टारगेट इसमें एक बना के रखें। मिंडा कॉर्प यहाँ पे 650 के टारगेट्स आप लगा के चल सकते हैं। कल आए थे जब नतीजे काफ़ी शानदार, और स्टॉक में किस तरीके की आप उछाल देख रहे हैं। इस बीच पिरामल फाइनेंस यहाँ पर NSE पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। 1260 पर फिलहाल सेटल होता हुआ ये दिख रहा है। पिरामल एंटरप्राइज जहाँ पर उसको हटाकर अब पिरामल फाइनेंस की अलग से लिस्टिंग हुई है, और देखते हैं कि अब यहाँ से कितना एक्शन जो है इस काउंटर में दिखेगा। पर चलिए LIC के नतीजों पर फोकस करते हैं। नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। आइए और इंटरनल समझते हैं LIC के नंबर्स के बारे में। हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रविंदर, बताइए।
ने Q2 FY26 के नंबर अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर है काफ़ी स्ट्रांग आए हैं। यहाँ पर इस क्वार्टर में जो AP है वो 16,382 करोड़ पर देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू 16,465 जो कि फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें VNB और VNB मार्जिन्स की तो यहाँ पे इस क्वार्टर में जो VNB है LIC का तो उसमें जो है 7.7% का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स में VNB के तो यहाँ पे VNB मार्जिन्स में भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे उछाल देखने को मिला। यहाँ पे 147 बेसिस पॉइंट का जो है अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जहाँ पर इस क्वार्टर में जो है 17.9% से बढ़कर जो है 19.3% पर देखने को मिला है कंपनी का VNB मार्जिन। वहीं अगर बात करें H1 FY26 में कंपनी का एक्सपेंस रेशियो तो यहाँ पर भी जो है थोड़ी यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है कंपनी का वो कम हो गया है, जहाँ पर 146 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन देखने को मिला है कंपनी के एक्सपेंस रेशियो में H1 FY26 में। बात करें परसिस्टेंसी रेशियो तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम बेसिस पर परसिस्टेंसी रेशियो की। तो यहाँ पे जो 13 मंथ का जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो 77.672 से घटकर जो है 75.29 पर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें 61 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो की तो वो जो है 63.81% पर देखने को मिला है। अगर बात करें परसिस्टेंसी रेशियो पॉलिसी बेसिस पे तो पॉलिसी बेसिस पे जो है 13 मंथ के लिए जो है 63.36 पर देखने को मिला है। वहीं जो 61 मंथ है उसमें जो है 51.5% पर देखने को मिला है, जो पहले था 48.92%। यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कुछ पॉजिटिव कमेंट्री की है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो वॉल्यूम्स है सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में वॉल्यूम्स में जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। वही पॉलिसी सोल्ड में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है और मेनली जो न्यू प्राइसिंग और GST एग्जेम्पशन के कस्टमर बेनिफिट के चलते कंपनी का टारगेट है कि जो ITC का नॉन अवेलेबिलिटी है उसको जो हायर वॉल्यूम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से ऑफसेट किया जाए और नॉन पार जो है H1 FY26 में वो 36.31% पर देखा गया है। अब यहाँ पे कुछ ब्रोकरेजेस पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेजेस नोट आ रही। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है गोल्डमैन सैक ने जो है अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 930 से बढ़ाकर जो है 955 का रखा है। सिटी ने भी अपनी जो है रेटिंग बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1345 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q2 जो था काफ़ी ऑपरेशनली स्ट्रांग रहा है विद कंटिन्यूड फोकस ऑन प्रोडक्ट मिक्स रीअलाइनमेंट और बेटर सब सेगमेंट मार्जिन से। वहीं जो बिजनेस मिक्स इंप्रूवमेंट जो है काफ़ी एनकरेजिंग है LIC का, और लेकिन जो इंडिविजुअल AP मार्केट शेयर है उसका स्टेबलाइजेशन को जो क्लोजली मॉनिटर करना होगा री रेटिंग के लिए। उनका कहना है कि जो हायर वॉल्यूम्स ऑपरेशनल लेवरेज और बेटर बिजनेस क्वालिटी मेंटेन करना एक क्रूशियल होगा, क्रूशियल है सस्टेन करना करंट VNB ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर। सो यहाँ पर गुड सेट ऑफ नंबर और पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री और पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते जो है LIC आज के सेशन में फोकस में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए ऐसे मार्केट में भी LIC अपने आप को 1% की तेज़ी के साथ फिलहाल होल्ड करता हुआ दिख रहा है। पर जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि देखिए कुछ एक काउंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लीडरशिप आ रही थी सेलेक्ट फाइनेंशियल काउंटर्स से, सेलेक्ट लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स से, और देखिए अब मार्केट में किस तरीके से रिकवरी आई है निचले स्तरों से। निफ्टी 50 अब 100 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, जहां पर 25,300 भी खतरे में लग रहा था। 25,400 के लेवल्स जो है निफ्टी 50 दिखा रहा है। वहीं निफ्टी बैंक 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी, अब 150 अंकों की ही गिरावट रह गई है। ब्रेथ ऑफ द मार्केट भी इंप्रूव हुई है, जहां पर जो बढ़ने वाले शेयर्स थे अगर आप स्टार्ट में देखेंगे उनकी संख्या धीरे धीरे कर अब NSE और BSE पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी रिकवरी जो है आप देख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज अब बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, पर याद रखिए कल 3-3.5% की यहाँ पे कमजोरी थी। साथ ही साथ HDFC लाइफ, SBI लाइफ ये आज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रहे हैं, और ऐसे बाजार में ITC तो आता ही है सामने, क्योंकि ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स तो नहीं होते पर कहीं ना कहीं होल्ड करता है अपने आप को, और इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा आज हाईलाइट में है। तो अच्छे मूव्स फिलहाल आप देख सकते हैं। जो IT काउंटर्स में भी गिरावट थी वो थोड़ी सी रेस्ट होती हुई दिखी थी। बट इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं वो क्या बना रहे हैं बाजार पे नजरिया। रत्नेश, स्वागत है आपका। और आपसे समझेंगे ऑप्शन में क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति। वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गैप डाउन खुलने वाला, थोड़ा सा कंसोलिडेटेड कहीं हो सकता है, पर ऊपर में तो वापस सेलिंग आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी यहाँ पे पुट लेके ही करना चाहिए। थोड़ा बहुत वापस बाउंस देता है तो वहां से वापस सेलिंग का प्रेशर मुझे बन सकता है। 25,200 का पुट लेके काम करा जा सकता है इस वाली एक्सपायरी का निफ्टी का ही।
अभी 40 से 35 रुपए के आसपास में उसको खरीदा जा सकता है। तो मात्र 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट जो बन सकता है यहाँ पे 85 रुपए का, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 2250 का जो प्रॉफिट बन सकता है वो 3375 रुपए का बन सकता है। तो चलिए निफ्टी की यहाँ पर आपको 25,200 की स्ट्राइक लेनी है, पुट खरीदना है और उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी में फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश आज की ये कॉल देने के लिए। देखिए निफ्टी में ऊपरी स्तर से जो रिकवरी आई है वहां पर आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को यहाँ नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो चलिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन में कमाई की रणनीति, बट इस बीच और कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा एक्शन है। इंश्योरेंस स्पेस की हम चर्चा कर ही रहे थे, LIC के नंबर्स अच्छे आए हैं और SBI लाइफ, HDFC लाइफ भी थोड़े से अपमूव दिखा रहे हैं। एक बार आदित्य क्विक चेक यहाँ पर, क्योंकि हाल फिलहाल ये काउंटर्स ने कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, कोई स्टॉक यहाँ बेहतर लग रहा है? सृष्टि, मुझे लग रहा है पूरा लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस, अगर स्पेस की हम चर्चा कर ले तो उभरता हुआ एक सेक्टर है। और अगर आपको एक पोजीशन एक सेक्टर को एलोकेट करना है कुछ, तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बहुत ही बेहतरीन लगता है यहाँ पे मुझे। तो इसमें टॉप बेट डेफिनेटली SBI लाइफ का है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं आप। आने वाले दिनों में इसमें 2200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमें SBI लाइफ के शेयर्स में, और नीचे इसका सपोर्ट 1900 से लेके 1890 का बहुत अच्छा है। तो SBI लाइफ टॉप बेट रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ICICI प्रूडेंशियल और ICICI लोम्बार्ड, ICICI GI, दोनों ही स्टॉक्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं और दोनों ही स्टॉक्स में एक पोजीशन बनानी चाहिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंश्योरेंस एज अ स्पेस विल डू वेल आने वाले दिनों में, नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में। तो इसमें एक डेफिनेटली पोजीशन बना है। ICICI लोम्बार्ड की अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पर आपको 2100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की यहाँ पे चर्चा कर ले तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इनफैक्ट दोनों काउंटर्स पर एक टेक विद टारगेट स्टॉप लॉसेस एज स्ट्रैटेजी, लेकिन एक्सचेंज एंसेलरी पर फोकस किया था हमने। बाजार खुलने से पहले BSE लिमिटेड पर बात की थी और बाजार खुलने के साथ साथ जो चुनिंदा प्लेयर्स है जहां पर मजबूती है उसमें BSE लिमिटेड का स्टॉक भी है। ऑलमोस्ट 2% के गेन से ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन आदित्य क्या यहाँ पर भी खरीदारी के मौके गिरावट में BSE लिमिटेड पर अब ढूंढने चाहिए? बिल्कुल मानसी, और एक अच्छे अपमूव के बाद तो हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला था। BSE MCX अगर हम दोनों ही देखें तो उसमें एक थोड़ा बहुत बाइंग आ रहा है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पे BSE थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगा है, और एक बार स्टॉक 2600 को निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 2800 से 3000 के लेवल्स BSE में देखने मिल सकते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, एंड अगेन इसको ट्रेड के जैसे ना यूज करें, इसको एक पोजिशनल इस पे पोजीशन बनाए, एक पोजिशनल टारगेट लगाए इसमें 2800 से 3000 पे, और 2400 का एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे। गिरावट इस वक्त बाजार में हावी होती हुई कमजोरी का रुझान और चौतरफा गिरावट इनफैक्ट कही जानी चाहिए, बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स और स्टॉक वाइज भी। एटलीस्ट पिछले कुछ सेशंस में जहां इंडेक्सेस में वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक्स में जो मजबूती थी वो बाजार को संभाल रही थी, लेकिन आज ना सेक्टर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं ना स्टॉक्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, और इंडेक्स की चाल तो कमजोर है ही है। ऐसे में कुछ तमाम काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती, और वो मजबूती भी एब्सोल्युटली न्यूज बैक्ड है, रिजल्ट का एक्शन या तो फिर किसी ना किसी खबर का एक्शन है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। आज कंपनी के नतीजे आने वाले, नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की गेंस के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। SCI आदित्य एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, 271 के लेवल्स पर फिलहाल टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ कमजोर बाजार में भी। मानसी, अगर सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे जाए तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। रीसेंट अप मूव्स में एक छोटा जो प्रॉफिट टेकिंग आया था उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, तो क्लासिकल पैटर्न है एकदम बुल ट्रेंड में। और 300 के लेवल्स यहाँ पे हमें देखने मिल सकते हैं। नीचे में 260 का अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है और 300 रुपए का यहाँ पे पहला टारगेट लगा है। अगर रिजल्ट कुछ नेगेटिव आते हैं तो 10 रुपए का आपको लॉस लेके निकल जाना चाहिए स्टॉक से। अगर फेवरेबल रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्टॉक 300 के लेवल्स को भी क्रॉस करके शायद आपको 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ट्रेंड काफी बुलिश है। यहाँ पे एक पोजीशन लेना बनता है 360 260 के स्टॉप लॉस के साथ 300 का यह लक्ष्य।
60 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 300 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसे बिल्कुल बरकरार रखें और गिरावट में खरीदारी के मौके भी ढूंढे जा सकते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। और चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार 10 का बाजार।